हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबने राम राम। आई होप सब बड़े अच्छे से होंगे, सबकी नींद भी पूरी होगी होगी। और आज की जो अपनी क्लास है वो है एचसीएस मैराथन क्लास इकोनॉमिक्स की रैपिड रिवीजन। बट उतना रैपिड मैं नहीं रखूंगा जितनी की सारी बाकी क्लासेस रही थी। थोड़ी सी स्पीड अपन इसमें कम रखेंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो मैराथन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट दे हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन डॉक्टर अमित अकेडमी। लिंक जो है क्लास का वो एप्लीकेशन पे ही शेयर किया जाता है। और आपकी जो पीडीएफ है क्लासेस की, वो भी एप्लीकेशन पे आपको गूगल ड्राइव लिंक दिया हुआ है, डाउनलोडेबल पीडीएफ है। आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये अपनी क्लासेस थी। एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न अपनी हो चुकी है, साइंस अपनी कंप्लीट हो चुकी है ये नए शेड्यूल के हिसाब से। और हरियाणा जीएस अपनी कल खत्म हो गई थी, तो ये अपनी सारी हो चुकी हैं। आज है अपना 8 सितंबर। तो क्लास का टाइम तो अपन ने 8 कर दिया, बट अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। और शाम को आज आपकी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें 2 साल के अपन करंट अफेयर करेंगे नेशनल के, जिसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, सारे के सारे अपन कवर करेंगे। एंड उसके बाद जो कल आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है। तो कल अपनी सारी की सारी मैराथन कंप्लीट हो जाएंगे, आपका सारा का सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के जो अपने सोर्सेज हैं ये मैंने बता दिया है। इकोनॉमिक्स के जो अपने सोर्सेज हैं वो जो मैंने पढ़ा है, देखिए सारे के सारे मैराथन क्लासेस में मैंने वही सोर्सेज रखे हैं जो मैंने खुद पढ़े थे। प्लस मैंने उसमें 3 सोर्सेज 2 सोर्सेज जो ऐड किए हैं, वो एक आपका लूसेंट है, प्लस आपकी घटना चक्कर है, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी तैयार नहीं करे थे। ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं सर आपको पढ़ा ही रहा हूँ, प्लस एक्स्ट्रा ही अपन कर रहे हैं। तो यू हैव टू ट्रस्ट, जितना भी आएगा इन्हीं क्लासेस में से आएगा। अगर यहां से भी नहीं आ रहा है तो वो किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट मतलब पेपर। यहां से बाहर आ रहा है मतलब वो पेपर की कट ऑफ ही नीचे जाएगी, जैसा हमने बार बार बात करी है। तो आपको घबराना नहीं है कभी भी पेपर को लेके कि पेपर कैसा आएगा। पेपर से संबंधित भी अपन एक क्लास रखेंगे सेपरेटली, लाइव क्लास। उसमें मैं भी अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकती हैं, एक लाइव पेपर भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा 15-20 मिनट में कि भाई ऐसे आपको प्रोसीड करना है। प्लस जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पेपर में, उसकी भी कल परसों में मैं क्लास एक ले लूंगा। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब मैं किसी के कमेंट का भी वेट नहीं कर सकता। वैसे मोस्टली अपन क्या करते हैं कि हाँ जी स्टार्ट करें तो स्टार्ट करें। ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। देखो इसमें अपना सोर्सेस हैं, मैंने मृणाल सर से इकोनॉमिक्स करी है। मृणाल सर के सारे जो भी हैं वहां से जो रेलेवेंट अपने लिए है यूपीएससी प्लस एचसीएस। और जो एचसीएस में मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ वो यूपीएससी में भी उतना ही वैलिड है। ठीक है। वैलिड मतलब उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना यूपीएससी के लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि अपन एचसीएस में यूपीएससी के सारे बच्चे जो है वो रहेंगे। और इस बार जो आपका एचसीएस है वो यूपीएससी की तरफ भी थोड़ा सा इंक्लाइंड तो रहेगा, 30-40%। तो वो अपन रखेंगे। ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखिए अब शुरू से ही चलेंगे चैप्टर वाइज। तो पहला जैसे आपको पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम अपना क्या रहता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसमें रहती है। मुझे भी कुछ चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए, तभी एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। ठीक है। एक मिनट, आई थिंक माइक की प्रॉब्लम आ रही है फिर से। हेलो हेलो, एक सेकंड, मैं एक बार अपनी इसमें भी देख लेता हूँ। एक मैसेज मिला है मेरे को। यूपीएससी की तरफ भी थोड़ा सा इंक्लाइन तो रहेगा, 30-40%। तो वो पता नहीं, मेरे वाले मोबाइल में तो हमेशा आवाज ठीक ही आती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। अभी आई होप इसमें भी देख लेता हूँ। ठीक है, आवाज ठीक है और सबको ठीक ही आ रही होगी। अगर दोबारा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज गिव मी अ कॉल। ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है। तो पहला हमारा था, पहला तो यही आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड बार्टर सिस्टम। फिर आपको पता होना चाहिए फंजिबल और नॉन फंजिबल। देखिए फंजिबल वो होते हैं जो तोड़ने के बाद भी उनकी वैल्यू कम नहीं होती। नॉन फंजिबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अपना गोल्ड जो है वो आपको ध्यान रखना है फंजिबल है। डायमंड फंजिबल नहीं होता, क्योंकि डायमंड को तोड़ने के बाद उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है। फिर आपको पता होना ध्यान रखना है कि जो रुपया है, सिल्वर कॉइन, वो किसने इशू किया था, शेरशाह सूरी ने।
फिर एक इकोनॉमिक्स में अपना आता है ग्रिसम्स लॉ। ग्रिसम्स लॉ क्या होता है कि बैड मनी जो है वो ड्राइव आउट करती है गुड मनी को, ठीक है। तो अगर मान लो काउंटरफिट करेंसीज वगैरह हैं तो उस हिसाब से, तो ये आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये इसको डिराइव आउट करेगी। फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लीगल टेंडर, जो अपन लीगली यूज कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो डेट मतलब लोन या डेट आपने ले रखी है उसकी जो लेन देन है, उस लेन देन को जो करने के लिए आपका किया जाता है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा वो रहता है, ठीक है, वो रहता है अपना लीगल टेंडर। फिर अभी जो हमारा फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, आपका फिक्स कर दिया है 2 लाख के ऊपर, ठीक है, तो लिमिट 2 लाख। फिर आपको पता होना चाहिए जो डिमोनेटाइजेशन है, डिमोनेटाइजेशन जिसको विमुद्रीकरण अपन बोलते हैं, वो इंडिया में 3 बार हो चुका है। एक तो आजादी से 1 साल पहले 1946, फिर 1978 और 2016, ठीक है, तो ये अपने 3 रहेंगे। फिर हमारा आता है कि जो इसमें देख लें एक बार, तो जो हरियाणा जीएस की अपन ने क्लास ली थी उसकी 2-4 चीजें मैं बता देता हूँ। एक अपन ने देखा था कि वो खेलो इंडिया गेम है वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, फरवरी में होंगे, अभी दिसंबर वाला नहीं है, वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड चीज, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसी का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, सो दे बोथ आर सेम। तो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, फिर जो जनधन योजना है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी शुरू कब हुई थी, 15 अगस्त 2014 से, और आपके किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये सवाल लास्ट ईयर एचसीएस में पूछा भी गया था। देन अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000, यानी मैक्सिमम मतलब विदाउट आपके अकाउंट में होते हुए आप जो पैसे निकाल सकते हैं वो कितने हैं आपके, 10,000 रुपए। फिर आपको पता होना चाहिए 2 अपने पास सेटलमेंट के तरीके होते हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस और एनईएफटी। इसमें रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट में अपन बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स करते हैं, 2 लाख से लेके करोड़ तक की, 2 करोड़ बड़ी वाली, ठीक है, नो लिमिट। बट यहाँ पे क्या है कि इमीडिएट सेटलमेंट्स होती हैं। एनईएफटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, एनईएफटी तो काफी लोगों ने करी भी होगी, ठीक है। फिर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, जो कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं उसकी सर्विसेज को स्मूथ बनाने के लिए, तो वो हमारे होते हैं इंट्रा बैंक। जैसे मान लो मैंने कुछ लिया और दूसरे बैंक में कुछ डाला, तो सारा का सारा लिंक्ड कर रखा है इन्होंने, ठीक है, तो वो अपना होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। फिर भीम जो एप्लीकेशन है जो सारे अपन यूज भी करते हैं अपने मोबाइल में, ये किसने डेवलप करी है, एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 10 बैंकों से मिलकर आपका बना हुआ है। रुपए कार्ड जो है वो भी आपका एनपीसीआई ने ही इशू किया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा एमडीआर, एमडीआर रेट जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन पे करता है, मर्चेंट पे करता है टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कस्टमर का कोई रोल नहीं होता, पर वो ले किससे लेता है, कस्टमर से ले लेता है, वो ट्रांसफर फिर बाद में गवर्नमेंट को कर देता है। इससे हमारे डिजिटल पेमेंट्स में थोड़ा सा फर्क भी पड़ रहा है, ठीक है। फिर हमारी न्यूज में रहती हैं क्रिप्टो करेंसीज, तो उसमें जैसे वेनेजुएला है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा होता है, तो उसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, पेट्रो। फिर आपको एसओवी सोवरेन, जो मार्शल आइलैंड की क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम पता होना चाहिए। बॉन्डी, जो आपके वर्ल्ड बैंक ने ब्लॉकचेन बॉन्ड्स इश्यू करे थे, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको पता होना चाहिए। फिर जो हमारी अलग अलग हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सारे के सारे तो सबको पता ही होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। डोजीकॉइन, डोजीकॉइन आजकल काफी न्यूज में चल रहा है। डोजीकॉइन आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई व्हाट इज डोजीकॉइन, तो लोगों को लगेगा कि डॉग की ब्रीड, बट इट इज व्हाट, ए करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। फिर बॉन्डी मैंने बता ही दिया है, फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड। फिर आपको देखो, जर्नल थ्योरी ऑफ ईआईएम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने लिखी है, ईएमआई से याद रखेंगे, केन्स, ठीक है, जॉन मेयर्ड केन्स। फिर हमारे जो मनी को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो इसमें जो सबसे पहले वाला होता है, इसमें जो हमारा जैसे M1 में अपन इंक्लूड करते हैं जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, उसमें जो आपने जो टाइम डिमांड डिपॉजिट, सॉरी डिमांड जैसे ही आपने ली और वो आ जाएगा, तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर M2, फिर M3, M4, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। M2 में आपके डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक प्लस पोस्ट बैंक आ जाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं। M3 में रहता है टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। M4 में हमारे रहेंगे टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक प्लस हमारे पोस्ट पेमेंट बैंक। तो वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी M4 की, क्योंकि उसमें सारी मनी आ गई। फिर M3, फिर M2, M1, तो ये हमारी वैल्यू के हिसाब से रहेंगे। बट ये जो आपकी अरेंजमेंट है ये किसके हिसाब से है, लिक्विडिटी यानी तरलता के हिसाब से, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होना चाहिए कौन बनाता है, अपना आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन बनाती है, गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये 2 भी चीजें पता होना चाहिए। ये है अपना एमपीसी, क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो आपका बना था, यहां से सवाल आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी।
तो यहाँ पे थोड़ा सा गला ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे अपने लिए क्या है, इसमें जो मेंबर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आपके आरबीआई से, 3 आपके गवर्नमेंट से आते हैं, प्लस 4 टाइम्स इनको मिलना होता है एक साल में, और आपका 4 मेंबर का ही यहाँ पे कोरम होता है, यानी 4 आएंगे तो ही मीटिंग होगी, 2 मेंबर एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना रहेगा, तो ये एमपीसी होगी। फिर अपना आता है कुछ कर्व्स हैं, जैसे फिलिप कर्व है। फिलिप कर्व जो अपना है, मैंने कैसे याद करवाया था, फिलिप का रेडियो पे क्या चल रहा है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो ये दो इन चीजों के बीच में है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक कर्व होता है, कौन सा, फिलिप कर्व। सीधा पूछा जाएगा, ऑप्शन में ये मिलेंगे, या फिर ऑप्शन में क्वेश्चन में ऊपर रहेगा, इन दोनों के बीच में जो कर्व ड्रा किया जाता है वो कौन सा कर्व होता है। आपको ऑप्शन सारे के सारे इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, 4-5 कर्व ही हैं इकोनॉमिक्स के जो आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर एक कुजनेट कर्व, ये आपका होता है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के साथ एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि भाई जैसे जैसे अपनी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे इंप्रूव कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। फिर सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, तो सीपीआई में देखो जो हमने अभी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो टारगेटिंग इन्फ्लेशन अपन ने कर रखा है, आरबीआई इसको देखता है, क्या यूज करता है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता प्राइस और इंडेक्स, ठीक है। तो उपभोक्ता से याद रखेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो हमारी लिमिट है वो हमने सेट कर रखी है 4% प्लस माइनस 2%, ठीक है। तो इसी बीच में रहता है, और अगर इससे ऊपर नीचे अगर 2 बार सक्सेसिवली, या मतलब 2 बार अगर आरबीआई जाता है तो उसको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। फिर डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर क्या है, सीपीआई इंक्लूड्स आपके सर्विसेज एज वेल एज गुड्स, जबकि डब्ल्यूपीआई में हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स रखते हैं, सर्विसेज आपके इंक्लूड नहीं होती। तो कौन सा बेटर हुआ, सीपीआई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक होता है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो प्रोडक्शन बायर सेलर के हिसाब से वो देखा जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे रखेगा, ठीक है। फिर देखो एक हमारा होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड किसने रखा हुआ था अपने पास, बैंक ने। तो बैंक अपने पास रखता है एसएलआर, और देखो बैंक, अब जैसे इनको अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला कंसेप्ट मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपन आराम से इसी में प्रोसीड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। 1 मिनट बस। देखो अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आज की क्लास का पर्पस ही वही है कि इकोनॉमिक्स इससे बाहर आपके ना आए और अच्छे से अपन इसको कवर कर लें। देखो ये अपना है बैंक, ठीक है, ये है आपका कस्टमर, और ये अपना है आरबीआई, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे रहते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे जो आरबीआई और बैंक है ये आपस में लेन देन करते हैं। मान लो आरबीआई ने लोन लिया बैंक से, तो आरबीआई पे करता है रिवर्स रेपो रेट, आर। मैंने ऐसे याद करवाया था, 3 आर है, तो आरबीआई पे करेगा, यानी रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी रेट है जो आरबीआई पे करता है ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स, जो बैंक से वो लेता है अपने बैलेंसेस को ठीक करने के लिए। बट अगर बैंक ने लिया है तो बैंक क्या पे करता है, यहाँ पे रेपो रेट, ठीक है। फिर बैंक जो है वो अपने पास क्या रखते हैं, एसएलआर, और जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं वो क्या होता है, सीआरआर। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर आपका सिर्फ और सिर्फ कैश में रखा जाता है, एसएलआर में आप कैश के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड और ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, कोई भी चीज बढ़ाई जाए, देखो एसएलआर बढ़ाया गया, बैंक के पास कम पैसा, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल। इन्फ्लेशन और पैसे का इनवर्स लिंकेज है, मनी अगर आपकी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मनी बढ़ी, मेरे पास 10 रुपए थे 200 आ गए, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो जब भी आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है कि मार्केट में आपकी मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, मनी सप्लाई यू हैव टू डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो एसएलआर आपने बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे कि भाई बैंक के पास ज्यादा पैसा है, यानी वो लोन में कम देगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, यस डन। सीआरआर अगर आपने बढ़ाया तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई फिर से पैसा ज्यादा डिपॉजिट हो गया, तो हम फिर से लोन में कम दे पाएंगे, तो अपना क्या रहेगा, फिर से ये हो जाएगा। मान लो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा देगा, तो आपको कस्टमर को देने के लिए पैसा कम रहेगा। अगेन ये भी आपका इन्फ्लेशन को फाइट करने में हेल्प कर रहा है। देन अगेन ऐसा ही रिवर्स रेपो रेट के केस में होता है। और फिर एक हमारा होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यही आपके पूछे जाते हैं। ओएमओ क्या आता है, आरबीआई करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें वो बाय और सेल करता है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से अपना क्या आएगा, अगर मैं मान लो सिक्योरिटीज बेच रहा हूं तो मेरे पास आएंगे पैसे। अगर आरबीआई आपकी सिक्योरिटी करेगा सेल,
तो सेल करेगा तो आरबीआई के पास पैसे आएंगे ऑब्वियसली, यानी वो पैसा सक कर रहा है, ठीक है, इसको स्टेरलाइजेशन भी बोलते हैं। और अगर मान लो आरबीआई आज आपसे सिक्योरिटी खरीद रहा है तो आरबीआई आपको पैसे देगा, यानी वो और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है मार्केट में, यानी वो महंगाई को बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि डिप्रेशन में जा रहा है, जैसा अभी अपना केस चल रहा है। तो ये सिंपल सिंपल से हैं, सब कुछ बढ़ा दो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, दैट्स इट। एक सिंपल रूल तो यही है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं, ये मैंने बता दिया है। अब कोई भी इससे संबंधित सवाल होगा वो अपना आराम से कर लेंगे। अब रेपो, हाँ ये तो हो गया कैश और ये अपन ने देख लिया। अब एक होता है एमएसएफ। सवाल पूछा गया था कि एमएसएफ क्या है, मतलब कौन से सेक्टर से संबंधित है, बैंकिंग। एमएसएफ होता क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी रेपो रेट जो अपन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। अगर मान लो बैंक ने रेपो रेट पे लोन ले लिया आरबीआई से और उसने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, लिमिट क्रॉस करने के बाद उसको मार्जिन में स्टैंड होना पड़ता है, यानी थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ती है। तो एमएसएफ हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहता है 0.25 समथिंग रेपो रेट से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर देखो हॉकिश मनी पॉलिसी होती है, डॉविश मनी पॉलिसी होती है। हॉक क्या करता है, पकड़ लेता है। पकड़ लेता है तो मतलब अपने पास सक कर लेगा, यानी हॉकिश मनी पॉलिसी में आप मार्केट में मनी को डिक्रीज करेंगे, जबकि डोइश होता है चीप मनी पॉलिसी, या फिर आराम से आपका चलेगा, यानी वो बढ़ाता है मनी सप्लाई को और इन्फ्लेशन को भी इंक्रीज करेगा। जबकि हॉकिश क्या है, वो सप्लाई को, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रहा है। इसको टाइट मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, डियर मनी पॉलिसी। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई। फिर अपन ने देखा इसमें इनवर्स रिलेशन है, रेपो रेट डिक्रीज किया, घटाया, तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप पैसा किस में देंगे, मार्केट में देंगे, मार्केट में देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि रिवर्स रेपो रेट कौन पे करता है, आरबीआई, पेड बाय द आरबीआई टू द बैंक्स ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जो हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ऐसे ही मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अगर आरबीआई ये प्रोसेस जो करता है टू सक द लिक्विडिटी, तो उसके लिए स्पेसिफिकली जो अपन टर्म यूज करते हैं दैट इज मार्केट को स्टेबल करना। क्योंकि स्टेबल कैसे कर रहे हैं, उसमें तरलता को कम करके, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। फिर अपना एलटीवी। एलटीवी क्या है, लोन टू वैल्यू रेशियो। ये क्या होता है कि भाई आपने, मतलब मेरे पास 1000 रुपए का गोल्ड है, बट अगर मैं किसी से लोन लेने जाऊंगा तो वो मुझे 1000 रुपए का तो गोल्ड पे 1000 रुपए का लोन तो नहीं देगा, वो एलटीवी देखेगा। एलटीवी अगर आपका मान लो 60% है तो आपको 600 रुपए का लोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये गिवन ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा पीएसएल, पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कुछ सेक्टर्स को हमने प्रायोरिटी सेक्टर बना रखा है कि भाई आप जब पैसा दे रहे होंगे तो बैंक को बोला हुआ है सबसे पहले आपको पैसा देना है इन्हीं सेक्टर्स को, तो ये हमारा रहेगा पीएसएल। इसमें आपके देखिए 18% होता है टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिसमें 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है, 10+8, ठीक है। 8 में मार्जिनल्स, स्मॉल एंड मार्जिनल आएंगे 8 में, और 10 में आएंगे आपके दूसरे फार्मर्स, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, तो ये अपने हो जाएंगे। फिर जो नए इसमें ऐड करे गए हैं वो हमारे करे गए हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी आपका ऐड किया गया है, एक अफोर्डेबल हाउसिंग यहां से आपका ऐड किया गया है। तो ये दोनों भी आप ध्यान रखेंगे स्टार्टअप्स वाले में, ठीक है। तो स्टार्टअप्स भी, तो ये आपका हो जाएगा इनमें जो स्टार्टअप्स रहेंगे, ठीक है। पीएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होता है, मान लो एक बैंक ने आपके पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लोन ज्यादा दे दिए, एक ने कम दे दिए, तो जिसने ज्यादा दिए उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया, और जिसने कम दिए वो उससे वो सर्टिफिकेट खरीद लेगा और आरबीआई को दिखा देगा कि जी मैंने ये सर्टिफिकेट ले लिया है, तो मैंने पैसे तो दे दिए हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है पीएसएल सर्टिफिकेट्स। फिर आरबीआई जो आपका कोर बैंकिंग जो हमने देखा था, वो जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसका नाम है ई-कुबेर सॉफ्टवेयर। इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई ने शुरू करी है 2016 से। सेलेक्टिव कंट्रोल क्या होता है कि भाई जिस पे टारगेट करोगे उसी पे काम हो जाएगा सीधा सीधा। तो एलटीवी, लोन टू वैल्यू, या फिर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स अपनी होती हैं, जैसे कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है उसको बढ़ा के इंक्रीज डिक्रीज करके वो कंट्रोल जो करते हैं उसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट देवस्थली कमेटी आई थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी पीसीआर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसके लिए है, तो बैंकों के लिए है, ठीक है। और कौन सी कमेटी आई थी, देवस्थली, ठीक है। स्थल, स्थिर, तो स्थल हो जाओ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आप पे लिया जाएगा, ठीक है। फिर टीबीटीएफ बैंक इनको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, पूरा भी लिखा हो सकता है। टू बिग टू फेल, इतने बड़े हैं, कौन कौन से हैं, 3 एग्जांपल याद रखेंगे, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तीनों हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल बैंक से हमारा आरबीआई जो बना था, आपको ध्यान रखना है, तो ये हमारा किससे बना था, हिल्टन यंग कमीशन, सेंट्रल बैंक, ठीक है। फिर हमारा था एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपका जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर है, आरबीआई, डायरेक्टरेट जो है वो किसके अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है शेड्यूल बैंक्स। आरबीआई में जो शेड्यूल बैंक बोले जाते हैं वो कौन से शेड्यूल में रखे जाते हैं, सेकंड शेड्यूल में, और उनकी जो पेड अप कैपिटल किसी भी बैंक को शुरू करने के लिए होती है वो कितनी होती है, 5 लाख रुपए। फिर इंपीरियल बैंक, देखो एसबीआई जो है उससे पहले इंपीरियल बैंक था, बट 1955
1955 में बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी आपका 1955 में आया, और उसके आसपास के ईयर्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। बीएमबी क्या है, भारतीय महिला बैंक, ये आपका कब बना था, 1 अप्रैल 2017। 5 ईयर प्लान हमारे कब से आए, 1951 से आए हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 5 ईयर प्लान 1951। फिर हमारा आता है ऑन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी अगर किसी बैंक मैं मान लो बैंक खोलना चाहता हूं, मुझे लाइसेंस चाहिए, तो ऑन टैप जैसे ही मैं डिमांड करूंगा, आरबीआई ने एक ऐसी विंडो ओपन कर रखी है कि भाई आप आए और अपना लाइसेंस लेके जाएं, सो दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है ऑन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम, कम एंड गेट द लाइसेंस। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पेमेंट बैंक्स होते हैं वो आपका लोन इश्यू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते, यही आपको ध्यान रखना है, यहीं से ही सवाल आएगा। उषा थ्रोट, उषा का थ्रोट छोटा है, स्मॉल है, उषा भी छोटी है, स्मॉल है, तो ये वो अपना क्या रहेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने जो रिकमेंड करे थे वो किस कमेटी की तरफ से आए हैं, उषा थ्रोट कमेटी, तो ऐसे याद रखेंगे, उषा का थ्रोट छोटा है, ठीक है। फिर हमारे पीएसएल नॉर्म्स, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। वैसे तो सारे के सारे बैंक्स कमर्शियल हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, सब पे ये लागू होते हैं, शेड्यूल बैंक्स, बट आपको ध्यान रखना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसने डिपॉजिट किया है उन्हीं को मेंबर्स को दिया जाता है, 1:1 वोटिंग रेशियो उनमें होता है, शेयर के हिसाब से नहीं होता, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू नहीं होते हैं, ये एक आपका गड्ढा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे ये जो चार हैं, एआई, एफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो देखो ये क्रोनोलॉजिकली ही है, कौन कौन से, एक्सिम, नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, तो ये ई एन, फिर नबार्ड, एचबी, ठीक है, तो 82, 82, 88 एंड 90, तो ये अपने रहेगा क्रोनोलॉजिकली, ऐसे ही ये बने हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा चलेगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नबार्ड है वो आपके जो लोन देता है वो किस टाइप के लोन देता है, वो हमारे लोन देता है आपके इनडायरेक्ट लोन, ठीक है, ये सवाल बार बार आ चुका है। नबार्ड डायरेक्टली आपके लोन नहीं देता है, ठीक है, वो देगा पहले बैंक को, वो बैंक आपको लोन देगा, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह जो हमारे होते हैं, नबार्ड उनको लोन देता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केट में जैसे एक तो अपना मनी मार्केट, एक अपना कैपिटल मार्केट, देखो कैपिटल ज्यादा यानी मोर देन 1 ईयर वाले जो हमारे रहते हैं वो अपने होते हैं कैपिटल मार्केट, और जो लेस देन 1 ईयर में टर्म में रहते हैं वो होते हैं अपने मनी मार्केट, ठीक है। फिर आपका रहता है फिनटेक एए, फिनटेक एए क्या है, फिनटेक इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एए क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर। मैंने मान लो 10 अकाउंट खोल रखे हैं, 10 के 10 की इंफॉर्मेशन आपकी किसमें आती है, एए अकाउंट एग्रीगेटर में, एंड इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द कस्टमर्स के फाइनेंशियल एसेट्स, कि भाई अच्छे से उसको मैनेज कर सके, ठीक है। पेंशन फंड्स को रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सेप्ट ईपीएफओ, ईपीएफओ वालों को ये नहीं मैनेज करता, इसको आपका ईपीएफओ देखेगा, बाकी सारे के सारे ये देखेगा, मिनिस्ट्री देखेगी, और बाकी ये रहेंगे, ठीक है। चिट फंड्स आपके कौन सी लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट, याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर हमारे जैसे मुद्रा लोन जो अभी अपने दिए जाते हैं, शिशु तरण, किशोर वाले, तो ये जो है ये है नॉन फार्म सेक्टर के लिए, यानी फार्मर के अलावा जो सेक्टर बचते हैं वो, प्लस ग्रीनफील्ड, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो तो उसमें ये दिए जाते हैं, नॉन फार्म ग्रीनफील्ड लोन्स हैं आपके, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है स्टैंड अप इंडिया जो हमारी स्कीम है, जिसमें आपके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप, और स्टैंड अप इंडिया में इसमें क्या रहेगा, स्टार्टअप इन एससी एसटी एंड वुमेन, तो किसको स्टैंड अप कराना चाहते हैं, एससी एसटी सेक्शंस एंड वुमेन को लोन स्पेसिफिकली ये देते हैं, किसका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डीएफएस, डीएफएस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर हमारा नेक्स्ट है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग आपका क्या होता है, जो आपका चेंज करता रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, यानी जब मर्जी चेंज कर लो, मैनेज वाला, ठीक है, तो ये आपका रहेगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क इसमें रहता है और एक स्प्रेड रहता है, मार्केट के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा, आपका लोन का रेट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका है ज़ोंबी लैंडिंग, ज़ोंबी लैंडिंग क्या होती है, आप मतलब इसको जो आदमी पे ही नहीं कर सकता उसको अपन लैंड करते हैं टू सब प्राइम, सब प्राइम है यहाँ पे, मतलब जो पे नहीं कर सकता उसको लोन दे रहे हो, दैट इज ज़ोंबी, यानी वो मरने वाला है, आपने उसको दे दिया, वो पे ही नहीं कर सकता। एक होता है एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग क्या है, हरियाली बार 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 बार, यानी अगर मैंने लोन ले रखा है उसी लोन को पे करने के लिए अगर आपको पैसे दिए जाएं, दैट इज एवरग्रीनिंग। ज़ोंबी और एवरग्रीनिंग में फर्क समझ में आ रहा है, ज़ोंबी इज जो पे नहीं कर सकता, सब प्राइम बोरोवर, और उसको दे रहे हो तो ज़ोंबी लैंडिंग, बट लोन को ही पे करने के लिए लोन दे रहे हो सकता है ज़ोंबी ने पहले से लोन नहीं ले रखा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सब प्राइम। फिर हमारी आती है IC1 कंपनीज, ये होते हैं जिनका आपका जो ये इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकती, इनका रेवेन्यू इतना है कि इन्होंने जो लोन उठा रखा है उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकती, तो इनको बोलते हैं IC1 कंपनीज, ठीक है।
फिर नॉट एनफ रेवेन्यू टू पे द इंटरेस्ट लोन। ट्विन बैलेंस शीट आपका पूछा जाएगा, इसमें कौन है ट्विन, किन की बैलेंस शीट खराब है, एक तो है पब्लिक सेक्टर बैंक, और बैंकों ने लोन किसको दे रखा है, कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो ये दो आपके रहेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर हमारा सवाल आता है एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आप लोन पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना पहले होता है एसएमए। एसएमए क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसमें अपने 3 डिविजन होते हैं, एसएमए 0, 1, 2। एक तो होता है 0 से लेकर 30 डेज तक, 30 टू 60, 60 टू 90 डेज। 90 से ज्यादा दिन जब हो जाते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 से ज्यादा दिन अगर कोई लोन पे नहीं कर रहा है तो दैट इज एनपीए। फिर है आपका ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, यानी बहुत टाइम हो गया लोन लिए हुए, आप पे नहीं कर रहे तो आपसे किया जाता है ओटीएस, यानी आप मान लो भाई 40% पे कर दो, 60% आपका माफ कर दिया जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो वो होती है अपनी ओटीएस। एवरग्रीनिंग मैंने समझा दिया है, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, नाम से ही पता चल रहा है, देखो स्ट्रेटेजिकली रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यानी आप प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट रेट को, या फिर आपने जो लोन के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया है उसको आप चेंज करके आदमी को कहते हैं कि यार चल कुछ तो पे कर दे, तो वो अपना रहता है स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। सरफाइसी एक्ट आपका कब आया है, 2002 में। इसमें अपना क्या होता है, हमने क्या बना रखे हैं यहाँ पे, आपके एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो आपका क्या करते हैं, लोन आपका उठवाते हैं, ठीक है। फिर हमारा आईएनबी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, पे नहीं कर पाता, मतलब बैंकरप्ट हो गए, ठीक है। तो उसके लिए कोड बनाया गया कि भाई जो आदमी जिसने एक अच्छी कंपनी शुरू करी पूरे तन मन धन से, बट वो चल नहीं पाई, तो उसको एग्जिट मोड देने के लिए ये बनाया गया। कब से आ रहा है अपना, 2016। तो ये ध्यान रखना है, इसमें अगर आएगा कि ये किसके लिए है, तो एग्जिट रूट है ये, बेसिकली इट इज एन एग्जिट रूट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, कि भाई बिकॉज ऑफ सम मार्केट रीजंस वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाया, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा देखो क्रिसल, केयर, आईसीआर, ये हमारी क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऐसे ही एसएनपीज, मूडीज, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, वो भी हमारे यही हैं, ठीक है। फिर जैसे अभी अपना आया था फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो इसमें आपने 100 करोड़ की लिमिट रखी हुई है, 100 करोड़ से ज्यादा वाले को अपन इकोनॉमिक ऑफेंडर की कैटेगरी में डालेंगे। फिर आया था एक न्यूज में पारा बैंक, अभी नहीं है ये पारा बैंक जो आया था। पारा क्या करता है, ये आपके जो बैड लोन्स हैं उनको खरीदेगा, खरीद के खुद ही उनको अपना वसूल करने की कोशिश करेगा, दैट इज पारा बैंक। फिर जस्टिस बीएन कृष्णा की कमेटी आई थी, किस पे, एफएसएलआरसीई, ठीक है। ये क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ठीक है, उससे संबंधित है कमीशन। तो फाइनेंशियल सेक्टर में लेजिस्लेशन और उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपकी जस्टिस बीएन कृष्णन की कमेटी। बेसल 3 नॉर्म, सीधा सीधा सवाल आएगा, किसके लिए है, अपने बैंकिंग सेक्टर के लिए है। इसमें अपना क्या रहता है, जो अपना रिस्क, क्रेडिट रिस्क रेशियो से संबंधित होता है कि भाई आप जो इतना अमाउंट अपने पास रखेंगे, जितना आप लोन दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका रखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना रहता है। फिर ज्ञान संगम अपनी मीटिंग हुई थी, किसमें, अगेन बैंकिंग सेक्टर की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। फिर हमारा बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, विनोद रॉय आई थिंक उसमें थे। तो ये इसमें रहता है कि भाई जो आपके बीबीबी है वो करता क्या है, काम क्या करता है, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द टॉप ऑफिशियल्स जो बैंक में आपके अपॉइंट होते हैं टू द रैंक ऑफ, जैसे एमडी वगैरह, ठीक है, तो ये रखेगा। फिर आपको देखना है कि जैसे आरबीआई है, आरबीआई को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, कुछ डायरेक्टिव देना चाहती है, तो वो आपका दिया हुआ है सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई कि भाई इन एनी सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट तो उनको कंट्रोल कर ही सकती है। फिर आपको पता होना चाहिए इक्विटी, शेयर एंड डेट। डेट क्या होता है, एक सिंपल लोन, लोन पे आप देते हैं एक फिक्स इंटरेस्ट रेट, जबकि शेयर क्या होता है, शेयर मतलब इतना हिस्सा, उसमें आप इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं, उसमें आप प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू शेयर करते हैं। और इक्विटी को ही शेयर बोलते हैं, ये दोनों चीजें सेम है। अब जब आपकी इकोनॉमी बूम कर रही होती है तब आप ज्यादा पैसा कहां से लेके आते हैं, शेयर मार्केट से। तो हमेशा जब भी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा होगा, इसका क्या मतलब है, इकोनॉमी बूम कर रही है। जब आपका इकोनॉमी नीचे है तब भी शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है, बट किन कंपनीज का, जो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो इकोनॉमी डाउन होने के बाद भी जा रही है। बट मोस्ट ऑफ द मार्केट जो हमारा है वो किस पे काम करेगा, डेट मार्केट पे, क्योंकि डेट मार्केट आपको एश्योर करता है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। फिर ये हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये आपके किस में आती हैं, कैपिटल मार्केट में। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है, मतलब उस बॉन्ड में हमने इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, उसमें आपको इन्फ्लेशन ऐड करके आपको रेट मिलता है, ठीक है। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, दीज आर रुपी, यही ध्यान रखना है बस, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। किसने इश्यू करे, आउटसाइड द इंडिया, किसके लिए, इंडियन कंपनीज के लिए, क्योंकि वो बाहर से पैसा लेके आना चाहते हैं। बट याद रखना है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डॉलर और इसमें नहीं है। एडीआर और जीडीआर जो हमारे होते हैं, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स, वो आपकी अलग करेंसी में होंगे, जैसे डॉलर में या फिर पौंड में ऐसे रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड, तो अपना है मसाला बॉन्ड। पहला ग्रीन बॉन्ड जो वर्ल्ड का किसने इशू किया था, वर्ल्ड बैंक ने 2007 में, ठीक है। फिर हमारा था वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड है ऐसे प्रोफेशनल
जो नए स्टार्टअप्स में आपका पैसा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी अगर एकेडमी में कोई डालना चाहे प्रोफेशनल, तो वो अपना क्या रहेगा, वेंचर कैपिटल। बट अगर कोई मस्ती, मतलब उसको अच्छा लग रहा है कि, बट उसको प्रोफेशनली कुछ नहीं चाहिए, उसको है कि ठीक है चलो अब मुझे ये आइडिया पसंद आया, ठीक है, तो वो जो डालता है उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो इन दोनों में ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कौन सी अपनी, एम्स्टरडम, ठीक है। फिर देखो बियर, बुल एंड स्टैग। बियर क्या होता है, आराम से शांत पड़ा रहता है, ठीक है। बुल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, वो बाय करता है। बियर क्या करता है, सेल करता है। स्टैग हमारा क्या होता है, जो नई सिक्योरिटीज को खरीदता है और एकदम से क्या करता है, सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच देगा। तो ये हमारा हो जाता है फिर इससे, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो किस में बना है, सेबी एक्ट में। पहली चीज तो ये पहले नहीं बना हुआ था, बाद में ये बना है, ठीक है। सेबी एक्ट कब, 1992 मुंबई। और एक्ट में बना है तो कौन सी बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी। सवाल ऐसे ही आएंगे, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ऐसे ही याद रखना है। सेंसस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी कंपनीज रहती हैं सेंसेक्स में, यहाँ पे आपकी रहती है 30 कंपनीज, जबकि जो निफ्टी है, निफ्टी में होती है अपनी 50 कंपनीज। तो ये ध्यान रखेंगे। सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम, एकदम से शेयर मार्केट ऊपर गया है, एकदम से नीचे गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम। वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। एफएसडीसी, एफएसडीसी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये सवाल आ चुका है कि इसके चेयरमैन कौन थे, तो कौन है आपके, फाइनेंस मिनिस्टर, ये ध्यान रखेंगे। फिर एफएसबी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये किसमें, किसके तहत बनाया गया है, G20 बेसल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेसल। फिर ऐसा ही हमारा एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये G7 के अंडर बनाया गया है, इसका कहां है, पेरिस। G7 एमएलटीएफ, इसका काम होता है, एमएलटीएफ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, बेसल और पेरिस। फिर आपसे पूछा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है। डिसइन्वेस्टमेंट इज जब गवर्नमेंट अपना शेयर धीरे 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 कम कर रही होती है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। बट जैसे ही वो, अगर प्राइवेट सेक्टर 51% या उससे ज्यादा कंट्रोल में आ जाए, यानी गवर्नमेंट ने 51 से कम कर लिया अपना कंट्रोल, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। तो इतना ही अंतर होता है। फिर भारत 22 आपका पूछा जा सकता है, ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। यहाँ पे 22 कंपनीज के शेयर को मिला के एक नया शेयर बनाया गया, भारत 22, अब उसको किया जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आपका होता है, ये ध्यान रखेंगे। हेजिंग टर्म जो होती है, अवॉइड रिस्क बाय मेकिंग कस्टम, बार बार जो ट्रांजेक्शन, ठीक है, काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन किया वहां पर रिस्क था, उस रिस्क को कम करने के लिए एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं कि भाई वहां फायदा हो जाएगा, फिर वहां फायदा हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, हेजिंग। और इसी में क्या होता है, अपने हेज फंड्स, रिस्क होता है इन्वॉल्व, यस डेफिनेटली, ठीक है। फिर हमारे आता है करेंसी स्वैप, यानी मेरी करेंसी आपकी करेंसी मैंने स्वैप कर ली, फिर हो सकता है कुछ टाइम पे हमारे मार्केट में अगर स्टेबिलिटी ऊपर नीचे हो रही है तो मैं आपकी करेंसी को ला सकता हूं, जैसे जापान के साथ, या फिर अभी श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, प्राइस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। पी नोट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये आपके क्या होते हैं, बाहर से मनी आती है। कुछ लोग जो बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे हुए आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से ज्यादा फायदा मिलेगा, बट इट इज अ हॉट मनी, क्योंकि वहां पे आपका जो ये है कंट्रोल है वो नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता किसके पैसे आए, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो वेरी वेरी वॉलेटाइल, तो ये ध्यान रखेंगे। सीसीआई कब बना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002, सेम, ठीक है। आईएनबी बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उदय कोटक कमेटी किसके लिए आई थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि उदय कोटक कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इन्होंने बात करी थी। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप 2% पे करते हैं 3 साल के प्रॉफिट का, वहां पे 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, उनमें हमें नहीं जाना कि भाई इतने से ज्यादा प्रॉफिट और ये सब वो सब, पर ध्यान रखेंगे 2% 3 इयर्स, ठीक है। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बता चुका हूं किसके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, 1949, 48 नहीं है, 49, ठीक है, 49 में नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949। बैंक का नेशनलाइजेशन पहला हुआ था अपना 1969, फिर हुआ 1980, ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखेंगे। और सेकंड फेज ये अपना था 1980 वाला, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में देखो 2 कंपनीज अपनी है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर वाली अपनी रहती है, वो कौन सी है, मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। एक अपनी नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी जो आपकी आई है वो आई है बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, बट जो अपनी मल्होत्रा कमेटी है वो आई है इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बैंकर इंश्योरेंस एक टर्म आती है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो इसमें देखो बैंक भी आ रहा है और इंश्योरेंस भी आ रहा है, तो ऐसे बैंक जो इंश्योरेंस सेल करते हैं किसके थ्रू, बैंक इंश्योरेंस, तो ये ध्यान रखेंगे ये क्या है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, एक गांव में सबका बीमा करना है, कौन करवा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के
थ्रू। फिर ये हमारी रहती है देखो जीवन ज्योति, ज्योति पहले बुझ जाती है, ठीक है, तो इसलिए 50 साल तक ही अलाउ करते हैं अपन इसमें, 18 से 50, जबकि सुरक्षा देते हैं 18 से 70 तक की, ठीक है। एक मिनट, तो ये अपने हो जाते हैं जीवन ज्योति और सुरक्षा। पैसा कितना कितना इसमें भरना पड़ता है, देखो सुरक्षा में आपको पैसा भरना पड़ता है 1-2 यानी 12 रुपए। एक हाथ टूटेगा तो भी पैसे मिलेंगे, दो हाथ टूटेंगे तो भी पैसे मिलेंगे, एक में 1 लाख, दो में 2 लाख, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 रुपए आपको भरने पड़ते हैं, और यहाँ पे आपके कितने रुपए होते हैं 330, 18 से 70, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए कि ESIC जो आपका है वो किस में बनाया गया है, ESIC एक्ट में किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जय, ठीक है, जनधन आधार, सॉरी कौन सी है ये, प्रधानमंत्री जय जन आरोग्य योजना, ठीक है, जन आरोग्य आरोग्य योजना है। 5 लाख का बीमा किया जाता है 10 करोड़ फैमिलीज के लिए, इंडिविजुअल्स नहीं फैमिलीज, जिसमें से अपनी 2 करोड़ जो है अर्बन में, 8 करोड़ अपनी किसमें है, रूरल एरिया में। क्या इसमें फैमिली में कोई लिमिट है कि भाई इतने मेंबर होने चाहिए, नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर आपका आएगा NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अपना हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बार बार बता चुका हूं, 1.5 रबी के लिए, रबी छोटा है, खरीफ एंड आपके ये IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA हमारा कहाँ है, हैदराबाद में। न्यूट्रिशन वाला भी कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये सारे इनको इस कहाँ है, हैदराबाद में, ये ध्यान रखेंगे। डिसेबिलिटी भी ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। फिर देखो अपने पास 2 टर्म आ रही है, LIN एंड UAN, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दिया जाता है फैक्ट्री ओनर को, हमारा ये लेबर है, ये लेबर है, लेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है लेबर को, अगर वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाए तो उसका हेल्प रहे कि भाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जीवन प्रमाण डिजिटल रूप से आपका लाइफ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, कौन करता है, MeitY, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल तक के कर सकते हैं, कौन से में आता है, DFS, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है। PFRDA का हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली। क्या है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि PFRDA एक्ट में बनी हुई है। जनधन अकाउंट में आपने एज लिमिट कितनी रखी हुई है, 10 साल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, एक तो अपन ने देखा था कब शुरू करी गई, हरियाणा के केस में, कल अपन ने सारे के सारे हरियाणा जीएस अपन ने किया था। तो यहाँ पे देखो 250 रुपए कम से कम आप डिपॉजिट कर सकते हो, और 1.5 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर KCC क्या है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 7% नॉर्मल इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं, बट 3% सबवेंशन देके 4% अगर आप रेगुलरली डिपॉजिट करते हैं तो, ठीक है। फिर अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट GCI, ठीक है। तो ये अपना इसमें कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समथिंग कॉर्पोरेट होगा कुछ, ठीक है। तो ये अपना आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री। याद रखने वाली चीज क्या है, कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट से संबंधित है तो वो हमारे कौन से में आएगी, कॉमर्स में। कंसोलिडेटेड फंड किसमें बनाया है, 266। कंटीजेंसी फंड किसमें है, 500 करोड़। ये सारे के सारे पॉलिटी में बहुत अच्छे से मैंने बता दिए थे। तो 500 करोड़ इसमें लिमिट है। वोट ऑन अकाउंट कितने महीने के लिए आता है, 2 महीने के लिए। इंटरिम बजट क्या होता है, इलेक्शन ईयर में जो गवर्नमेंट लेके आती है, दैट इज इंटरिम बजट। उसमें कुछ ज्यादा 3-5 अपन नहीं करते, कंट्रोल करके रखते हैं, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। फिर हमारा क्या है कि बिल्स, देखो इनकम के लिए कौन सा बिल अपन लेके आते हैं, फाइनेंस बिल, और जो खर्चे के लिए अपन लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल जब एक्ट बन जाते हैं तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, अपना CEA, ठीक है। और ये कौन सी उसके अंडर है, आपका DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। CEA हमारे अभी कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अपना क्या बना रहा है, बजट, सेम, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। फिर हमारा दीपम है, दीपम की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, या सीधा सीधा ये पूछा जाएगा दीपम किसके लिए है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। दैट्स इट। आ सकता है, भले ही वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट ये आ सकता है, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्सेशन आपसे पूछा जाए तो रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, 2 टाइप के होता है हमने, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, टैक्स रेट अगर आप बढ़ा रहे हो, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बट अगर इनकम इंक्रीज होने के साथ टैक्स रेट आप घटा रहे हो, यानी जो गरीब है, जिसके पास इनकम कम है, उससे आप टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, और जो अमीर है उससे आप इनकम टैक्स कम ले रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिग्रेसिव टैक्सेशन। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर डायरेक्टली लगाया जाता है, जो ट्रांजैक्शन करता है उसी को पे करना होता है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है आपका। गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन, जो आप एडवर्टीजमेंट में देते हैं 1 लाख से ज्यादा, तो आपको 6% यहाँ पे रखना पड़ता है, इसको इक्वलाइजेशन लेवाई भी बोलते हैं, गूगल टैक्स भी बोलते हैं, 6% इसकी वैल्यू है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही आते हैं, हिंदू, बुद्ध, जैन एंड सिख।
क्रिश्चियन नहीं आते, ज्यूज नहीं आते, पारसी नहीं आते, मुस्लिम्स भी नहीं आते, ये ध्यान रखेंगे इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, टोबिन टैक्स, टोबिन मैंने कैसे याद किया था, रॉबिन हुड की तरह है। रॉबिन हुड के पास पैसा बहुत है, पैसा यानी करेंसी, करेंसी एक्सचेंज जो अपन करते हैं उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो हमारा कौन सा टैक्स होता है, टोबिन टैक्स। तो ये ध्यान रखेंगे। बीटीटी क्या है, हमारा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, मैं बैंक में जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो वो आपका क्या है, अगेन एक डायरेक्ट टैक्स है, मैंने किया मेरे ऊपर ही लगा। वैल्यू पे जो लगाया जाता है एड वैलोरम, ठीक है, 100 रुपए का लेके आया तो अलग टैक्स, 1000 का लेके आया तो अलग टैक्स। ठीक है, फिर होता है पाइगोवियन टैक्स, पाइगोवियन, ठीक है, पाइगोवियन क्या है हमारा, कबूतर। ठीक है, तो कबूतर क्या है, एनवायरमेंटल, ठीक है, जो एक्सटर्नैलिटीज है एनवायरमेंटल, अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो तब आप पे जो टैक्स लगाया जाता है या फिर एक्स्ट्रा चीजें जो वसूल करी जाती हैं वो हमारा हो जाता है पाइगोवियन टैक्स। ठीक है, पाइगोवियन टैक्स चार्ज जैसे 400 रुपीज CO2 टन पे। ठीक है, फिर हमारा आता है विजय केलकर। ठीक है, विजय केलकर की जो कमेटी है वो आप, उसने क्या रिकमेंड किया था, जीएसटी 2004 में रिकमेंड किया था। ठीक है, जीएसटी बिल कौन सा आपका 122 और एक्ट कौन सा बना 101, दोनों ही याद रखेंगे, 122 भी और 101 भी। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कंपोजिशन सबको मिला के एक फ्लैट रेट। वैसे जीएसटी रेट हम अलग अलग देते हैं स्लैब्स के हिसाब से, बट जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको मैनेज करना थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई हम जीएसटी समझ ही नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, आपने जितना भी बेचा उस पर एक आप फ्लैट रेट हमें दे दीजिए, दैट इज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। फिर हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मली जीएसटी में क्या होगा, जो आपका बायर है, ठीक है, वो पे कर रहा है, सॉरी सेलर जो है वो पे कर रहा है आपका जीएसटी, ठीक है, जो बेच रहा है दुकान वाला यानी। बट अगर आपका बायर ही पे करे दुकान वाले की जगह तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ई वे बिल आपको 50,000 से ऊपर की वैल्यू पे जनरेट करना ही करना पड़ेगा, ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। एनएपीए, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका दिया जाता है, अगर आपने वो क्रेडिट मतलब नहीं दिया, कस्टमर को पास नहीं किया, तो आपका कौन बैंड बजाएगी, एनएपीए। ठीक है, तो ये ध्यान रखती है उस चीज का। फिर होती है अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन है जीएसटी से संबंधित, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कितना पे करना है, तो मैं जाऊंगा अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग के पास, वो मुझे क्लैरिफाई करेगी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर जीएसटी। फाइनेंस अपना किसके अंदर है, 200, फाइनेंस कमीशन आपका 280 आर्टिकल प्रेसिडेंट बनाता है। टैक्स प्रोसीड, ग्रांट इन एड, ऑगमेंट एंड इसको जो एडवाइस देनी होती है वो भी। ठीक है, तो ये भी आपके ये फंक्शन हो गए, और इसके मेंबर्स कितने हैं, 5, 1+4, एक चेयरमैन, 4 अलग। ठीक है, तो ये अपने हो जाएंगे। फिर 15th फाइनेंस कमीशन में आपका जो एरिया है वो 15 लिया गया है, फिर उसके बाद 10 लिया गया है। दो नई चीजें जो ऐड करी गई हैं, ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये देखना है। ठीक है, नई चीजें, वो थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो गया था। नई चीज जो ऐड करी गई है वो क्या है अपना, एक तो टैक्स एफर्ट, कौन कितने अच्छे से टैक्स एफर्ट कर रहा है, कौन सा स्टेट। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों ही चीजें के बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा। 13, 14, 15 करण, KRN, केलकर रेड्डी एंड NK सिंह इसके चेयरमैन। गैदगिल मुखर्जी, गैदगिल फॉर्मूला 3rd प्लान पे भी आएगा, फिर हमारा 8th पे भी आएगा गैदगिल मुखर्जी। ठीक है, नीति आयोग की होती है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, किसका है, नीति आयोग। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, अवॉइड करते हैं लूप होल्स को यूज करके, इवेड करते हैं जबरदस्ती। तो इवेड करना गलत है, इवेड नहीं कर सकते, इवेजन नहीं कर सकते, इट इज इलीगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारे टैक्स हेवन्स होते हैं जहां पे बहुत कम टैक्स लगता है, तो ये हमारे एग्जांपल देख लो, मॉरिशस, मार्शल आइलैंड, केमन आइलैंड, पनामा, नूरू। ठीक है, तो पनामा पेपर भी न्यूज में थे। शेल कंपनीज आपकी कौन सी होती हैं, ऐसी कंपनीज जिनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, उनका होलसेल पर्पस क्या होता है, पैसे को इधर उधर घुमाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। टैक्स टेररिज्म, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स को, टैक्स रेट्स को ज्यादा ही बढ़ा घटा रही है और मिसयूज करती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टैक्स टेररिज्म। ठीक है, तो ये आपका किसमें आया था, पार्थसारथी सोम पैनल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, तो ये थे अपने, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये हो गया टैक्स टेररिज्म। DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये हमारा किसमें आता है, फिनमेन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर अपना आता है DRI। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पमला। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया, 2002 में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जस्टिस शाह की कमेटी बनाई गई 2014 में, किस पे, ब्लैक मनी पे बना देते हैं, कुछ भी काम नहीं। आयकर सेतु, आयकर पे सेतु। ठीक है, तो इनकम टैक्स आपको फैसिलिटेट करने के लिए ताकि आप इजी पे कर सको, ये ऐप है आपकी। ठीक है, फिर हमारा राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, मनी यहां से बाहर जाएगी और उस देश से निकल के दोबारा से अपने ही देश में आके लग जाती है एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। GAR, जंटी एंड जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये कौन लेके आया था,
पार्थसारथी, सोम पैनल, सीधे सीधे याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सीक्रेसी, देखो सीक्रेट रहोगे तो जस्टिस होगा, ये कौन लेके आया है, टीजेएन, यानी टीजेएन क्या है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क लंदन, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अलग है, सीक्रेसी, यहां पे जल्दीबाजी में पढ़ने लगोगे ना तो बार बार पढ़ क्या रखा होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अपन मार करके क्या आ जाएंगे, आईएमएफ, बट नहीं, ये ध्यान रखना सीक्रेसी पूछा है, क्या पूछा है, आईएमएफ पहला ऑप्शन मिलेगा और टीजेएन थर्ड या फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे हमेशा सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो एग्जाम में मतलब सारी की सारी भड़क जो है सिलेक्शन होने की ना होने की, एक अच्छी तैयारी के बाद 2-3 आपने रिवीजन कर रखे हैं, आप एक सेफ उसमें है, जिसने 3 रिवीजन कर रखे हैं, 2 रिवीजन, तो उसके बाद वो एक अच्छी कंडीशन में होता है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, वो आराम से एग्जाम दे सकता है। उसके बाद 4 करते रहो, 5 करते रहो, जिसने जितने ज्यादा कर रखे हैं उतना गुड है, बट एक 2 रिवीजन के बाद 3 रिवीजन के बाद आप फाइट करने के लायक हो जाते हैं, दैट इज व्हाट आई बिलीव। फिर अब उसके बाद आपका सारा का सारा गेम रहता है माइंडसेट का, आपको सवाल बहुत आराम से पढ़ना है, ऑप्शंस बहुत आराम से देखने हैं, ठीक है। और मैं क्या कहता हूं, हमेशा बिना ऑप्शन देखे ही रिकॉल करने की कोशिश करो, आंसर मिल जाता है तो टिक करके आ जाओ, ठीक है। पेपर कैसे प्रोसीड करना है वो भी आपको एक मैं ढंग से बताऊंगा, एक वीडियो में आराम से अपन देखेंगे, ठीक है। फिर देखो डेमोक्रेसी इज ए ग्लू बिटवीन, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट था तो मैंने डाल दिया, ठीक है, ग्लू बिटवीन सिटीजंस एंड हमारे कौन, जो भी गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में ग्लू रहता है, ठीक है। तो सीक्रेसी वाला टीजेएन हो जाएगा, और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो कौन लेके आता है, आरबीआई, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे। टैक्स बायोंसी, देखो बायोंसी यानी जैसे आपकी इनकम टैक्स में जो ग्रोथ है, जीडीपी में जैसे ग्रोथ हो रही है, तो इनकम टैक्स भी क्या ग्रो कर रहा है, तो वो होती है टैक्स बायोंसी। इलास्टिसिटी क्या है कि भाई टैक्स में रेट मैंने इंक्रीज किया, 4% था 5% कर दिया, रेट इंक्रीज करने के बाद क्या आपका रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज इलास्टिसिटी। अगर इंक्रीज करने पर रेवेन्यू इंक्रीज हो तो अच्छी बात है, इलास्टिक, ठीक है। तो ये अपना इलास्टिसिटी। कैपिटल रिसीट्स, देखो कैपिटल रिसीट, और ये अपने को ध्यान रखनी है सारी की सारी, ठीक है। तो इसमें कैपिटल रिसीट में कौन कौन सी आती है अपनी, लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिकली यही ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आएगा, लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बाकी सारे की सारे आपकी किसमें आ जाती है, जो टैक्स और जो हमारे आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, वो सारी की सारी सेपरेट रहती हैं, ठीक है। आरबीआई, सॉरी आरबीआई और एसबीआई के जो एम्प्लॉय होती हैं, दे आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। फिर देखो प्राइमरी डेफिसिट पूछा जाएगा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर, बट उसको इंटरेस्ट तो हमेशा देना ही पड़ता है, तो वो क्या कहते हैं, मैं प्राइमरी डेफिसिट निकालूंगा। बट फिर आपके एक टर्म आती है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट में दो चीजें क्या है, कार्ड और फाड़। कार्ड क्या है, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट, फाड़ क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ट्विन डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल स्टिमुलस, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, स्टिमुलस करेगी कि भाई आप और ज्यादा खर्च करें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फिस्कल स्टिमुलस। गवर्नमेंट ने जैसे ही टैक्स रिड्यूस किया, आपके पास ज्यादा पैसा, ठीक है। एक्वर्थ कमेटी बार बार देख चुके हैं, 1920-21 इंडियन रेलवे को सेपरेट किया गया था, बट शुरू कब से हुआ था, 1924 से। और अभी हमारा कौन सा आया था, विवेक देबरॉय, जिसने इसको एबॉलिश कर दिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा कौन सा आता है सेपरेट, हाँ ये आ ही गया वैसे, विवेक देबरॉय, ठीक है। सनसेट स्कीम क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो खत्म हो जाएगी, यानी विद डेडलाइन वो आती है। नई रोशनी, कुछ देखो अभी इकोनॉमी में अपन स्कीम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मृणाल सर चलते हैं वैसे ही उन्होंने सारा का सारा इंक्लूड कर रखा है। इकोनॉमी इंक्लूड्स स्कीम एंड बेसिक इकोनॉमिक्स, दोनों ही तरीके से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर में अपन सारी स्कीम्स फिर से करेंगे आज शाम को ही, और अभी भी अपन देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। नई रोशनी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, माइनॉरिटी वाली वुमेन को आपको लीडर बनाना है, तो लीडरशिप इन उसमें, तो उनको नई रोशनी मिलेगी, ठीक है। मार्च रस, अगेन ये सारी कई चीजें आ चुकी हैं यार, बार बार आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च रस मतलब मार्च के महीने में आते एकदम से आप रश करते हो, क्योंकि आपका लैप्सेबल फंड वहां पे होता है, ठीक है, तो सडन एक्सपेंडिचर इसमें हो जाता है। निर्भया फंड आपको ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। रैशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम्स, यानी पहले बहुत सारी स्कीम होती थी, उनको रैशनलाइज किया किसने, शिवराज सिंह चौहान पैनल ने रैशनलाइज किया था, ये ध्यान रखेंगे। आईएमएफ जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो यूज करती है, वो अपना कौन सा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल, ठीक है, 6, ठीक है, बीएमपी 6 मैनुअल। यहाँ पे जो हमारा जैसे जो कैपिटल अकाउंट होता है, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके कौन कौन से आते हैं, सर्विस रेमिटेंसेस, गिफ्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो ये रहता है, ठीक है। फिर हमारा रहता है, जैसे अभी हमारी पॉलिसी 2016 में क्या था, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिप्लेस करके क्या बनाया गया है,
हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, अब चाहे नेचुरल गैस है, कोल है, सबका एक ही मिलता है, ठीक है। और रेवेन्यू शेयरिंग आपकी साथ साथ शुरू हो जाती है। 80-20 स्कीम आपसे पूछा जाएगा, किसके लिए है? गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए, कि भाई अगर आप इंपोर्ट कर ही रहे हैं तो आपको 20% एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें चेंज करके क्वालिटी बढ़ा के, ठीक है। तो ये है। फिर आपका आएगा ट्रिप्स, किसमें है? ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, याद रखेंगे, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। SEZ, SEZ क्या होता है? अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 2000 पॉलिसी में आए थे। कब एक्ट बना था SEZ का? 2005 में। और टैक्स के हिसाब से अगर देखें तो इनको फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। टैक्स आपके रिबेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, और ऐसे ही लैंड एक्विजिशन बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाता है। 2020 के जो हमारे एक्सपोर्ट टारगेट थे, $900 बिलियन का हमने टारगेट रखा था। अब तो बहुत सारा गड़बड़ बीच में हुआ तो हुआ, बट क्या ये सवाल आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं निर्यात मित्र। देखो, निर्यात करने एक्सपोर्ट में हमेशा क्या आएगा? कॉमर्स मिनिस्ट्री। हाँ, हॉट मनी जो है वो मार्केट को डिस्टेबलाइज करती है। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं है। स्टेबलाइज कब करेगी? मार्केट कैपिटल फ्लो ठीक ठाक रहे, ठीक है, कंट्रोल रहे। बट हॉट मनी में तो कैपिटल फ्लो कंट्रोल नहीं है, तो ये हमारा डिस्टेबलाइज करेगी, ठीक है। फिर देखो, दो टाइप के आपके ये मॉडल्स होते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो ये आपका रहता है, देखो, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है जो डायरेक्टली सेल करता है। प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है, आप बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हो ई कॉमर्स में, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम करता है, हम वहां से डायरेक्टली सेल नहीं करते, ठीक है। फिर गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, IFSC, ये कहां पे बन रहा है आपका? गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। देखो, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, इनमें क्या अंतर आता है? डेप्रिशिएट करेंसी जो होती है, ठीक है, वो होती है मार्केट के कारण। डिवैल्यू कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करती है, तो उसका अपन क्या बोलेंगे? डिवैल्यूएशन, ठीक है। और ऐसे ही हमारा आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, ठीक है। मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज भी कर रहे हैं बट मार्केट भी है, दोनों ही चीजें आ रही है अपनी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो फ्री फ्लोटिंग रेट, उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। अब देखो, करेंसी को अगर आप थोड़ा सा डिवैल्यू करोगे तो हमेशा थोड़े डिवैल्यूएशन में आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा आएगा। पहले मान लेते हैं मुझे 1000 रुपए मिल रहे थे, थोड़ा सा डिवैल्यू किया तो मुझे 1100 रुपए मिलने 11,000 मिलने लग गए। तो ऑब्वियसली 1000 के 1100, हाँ 1100 मिलने लग गए, तो मैं अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाऊंगा, ठीक है। पर अगर ज्यादा ही डिवैल्यू हो जाएगी तब एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमारा आता है ट्रिफिन्स ट्रायलमा, ये तीन चीजें होती हैं, इंटरेस्ट रेट, सॉवरेनिटी प्लस फ्री ट्रेड, इन तीनों का बैलेंस बनाना होता है ट्रिफिन्स ट्रायलमा, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। SDR क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, किसके अंदर आते हैं? IMF कौन सी करेंसीज है? 5, डॉलर, यूरो, युआन, येन, स्टर्लिंग, पाउंड, ठीक है। ये सारी की सारी हैं, कितनी होगी? 1 2 3 4 5, स्टर्लिंग पाउंड तो एक ही है, ठीक है। 5 युआन एंड रेनमिनबी, देखो रेनमिनबी की व्हाटएवर, ये किसकी है? चाइना की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2015 में ऐड करी गई थी। और लीरा किसकी है? टर्की की, ये ध्यान रखेंगे। अगर मान लो, देखो दो टर्म है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, फेडरल टेपरिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? कि हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। कैसे? गवर्नमेंट आपको, जैसे यहाँ पे आप हो सकता है नया पैसा जनरेट करने लग जाओ, या फिर हो सकता है आप बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स जो हैं वो लेने लग जाएं, वहां से खरीदने लग जाएं। तो दोनों ही तरीके से हो सकता है, बाय टॉक्सिक एसेट या फिर प्रिंट न्यू मनी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। बट फेडरल टेपरिंग क्या होता है? इसको धीरे धीरे कंट्रोल करना, जो मनी सप्लाई आपने मार्केट में बढ़ा रखी है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, वो क्या कहलाता है? फेडरल टेपरिंग, ठीक है। रिसेशन के बाद ये आपका हुआ था यूएसए में, और होता ही है, ठीक है। PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया की GDP की रैंकिंग क्या है? 3rd। वैसे हम कौन से पे आ चुके हैं? 5th, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही PPP को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? बिग मैक इंडेक्स, मैकडोनल्ड का जो बर्गर है उसको खाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे चलता है, ठीक है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, इससे हमारे कौन कौन से बने? वर्ल्ड बैंक, IMF एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में GATT के थ्रू आपका WTO, ठीक है। और ये देखना, वर्ल्ड बैंक में 5 चीजें आती हैं, ठीक है। कौन कौन से? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये तो लोन्स देता है, लॉन्ग टर्म लोन्स। फिर हमारा आता है IDA, एक मिनट, ठीक है। फिर IFSC,
IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये मेगा, ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICDS, ये देख लेना, ठीक है, सेटलमेंट के लिए ये होता है। और जो मेगा है ये आपको गारंटी देती है, ये है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, ठीक है। एक आधी फुल फॉर्म हो सकता है, मैंने गलत बोल दियो बट चलेगा, ठीक है, इतना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। चाय चाय पी लेते हैं थोड़ा सा, कई बार याद नहीं आती है, इट इज नेचुरल, बहुत सारा पढ़ने के बाद भी कई बार चीजें याद नहीं आती हैं, तो उसकी ज्यादा दिमाग पे डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सब है, ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं तो एक्सेप्ट कर लिया इन चीजों को, आप भी जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो उतना ही जल्दी पीस मिलेगा, ठीक है, पीस इंपॉर्टेंट है। फिर देखो वर्ल्ड बैंक में ये पांचों तो हो ही गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता है? अपना वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर ब्रिक्स बैंक्स अपने किससे बने थे? फोर्टाजिला डिक्लेरेशन, जो आपने देख ही लिया था, 2014 में ये आपका आया था, ये सवाल भी आ चुका है, ठीक है। देखो हेडक्वार्टर ब्रिक्स बैंक का आपका एस, लास्ट एस से तो क्या? शंघाई। AIB का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बी लास्ट में बी है तो बीजिंग। ADB इंडिया, ठीक है, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? ADB जापान लेड है, ठीक है, तो ये अपना जापान लेड हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा क्या आ रहा है? और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मैनिला, ठीक है। फिर हमारा देखो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लेके आता है? IMF। वर्ल्ड WEO, ये बार बार पूछा जाता है। देखो WEO में पहला ऑप्शन ही वर्ल्ड बैंक मिलेगा, बट W से W काट देना, IMF, ठीक है। तो WEO कौन दे रहा है? IMF। ऐसे ही गीता गोपीनाथ आ चुका है आपका IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, आपकी अपॉइंट हुई थी। माराकेश ट्रीटी 1995, इससे अपना क्या बना? WTO, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये अपना हो जाएगा। फिर हमारा जैसे क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। इसमें क्या होता है? मैं कोई चीज अच्छे से बना रहा हूं, आप कोई चीज अच्छे से बना रहे हो, उनका हम एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ट्रिप्स किसके अंदर? WTO अपन देख चुके हैं। MFN स्टेटस क्या होता है? जिन जिनको अपन ने MFN स्टेटस दे रखा है उनको सेम ही ड्यूटी अपन चार्ज करते हैं, तो वो अपना क्या हो जाएगा? MFN स्टेटस, जीरो नहीं करते, सेम रखते हैं, ठीक है, जिसमें मिनिमम होती है वो। पीस क्लोज हमारा एग्रीकल्चर WTO के अंदर चल रहा था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके अंदर ये अपना आया था, ठीक है। फिर हमारा अगर मान लो जैसे देखो कस्टम यूनियन, उसके बाद बनता है कॉमन मार्केट, उसके बाद बनता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में तो करेंसी भी सेम, फ्री मूवमेंट ऑफ लोग और सारी चीजें, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। यूएससी की एक आती है 301 रिपोर्ट, ये किससे संबंधित है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, कि भाई आपकी कंट्री में कितने अच्छे से प्रोटेक्टेड है, उससे संबंधित ये होता है, ठीक है। EU लिस्बन ट्रीटी एंड मार्चेस्ट ट्रीटी, दोनों ही याद रखेंगे, ठीक है। सार्क 1985 हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू, नेपाल, ठीक है। फिर ये बीमस्टेक, बीमस्टेक की ट्रिक क्या है? बीमस्टेक TEC की जगह नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये हो गए। इसका कहां पे है आपका? ढाका, बांग्लादेश में, पहले वाले में ही, ठीक है। फिर SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रक्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रक क्या है अपना? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये देख लेना, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ये अपने हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा एपेक, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नो। इसका हेडक्वार्टर कहां है? सिंगापुर, बस। G20 कब बना? 1999 में, ठीक है। GCC गल्फ कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो गल्फ कॉर्पोरेशन जो अपना है ये, और एक है IOC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज, ठीक है, तो ये हमारी जो इस्लामिक वाली है, इस्लाम से क्या करा था? जद्दा। गल्फ कॉर्पोरेशन वाली जो हमारी है वो कहां पे रहेंगी? रियाद, रिया गल्फ, ठीक है, तो ऐसा मैंने याद किया था, ये इनके हेडक्वार्टर है, बस इतना याद रखो। मर्कसुर किसमें है? साउथ अमेरिका, इसकी ट्रिक क्या है? बापू, ठीक है, BAPU, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे, ठीक है, तो ये इसके हो जाएंगे। एनर्जी हमारा कब बना? 1974, ठीक है। इंडिया का इसका मेंबर है? नो। इंडिया बाकी तीन का है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यही सारी चीजें आज इवनिंग वाले में रहेंगी, ठीक है। फिर से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, फास्ट भी चल सकते हैं, बट वहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो उसको भी दोबारा देख लेंगे, दोबारा रिपीट हो जाएगा। ABC ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसकी ट्रिक है ABC, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या है? ABC, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग है। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन किसके अंदर करवा रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, 2008, ठीक है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रूरल एरिया में ही आपके मॉडर्नाइज करने हैं आपको, तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमारे GM क्रॉप्स को कौन करती है? GEAC, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, और ये किसके अंदर आपका रहता है? ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो ये अप्रेजल कमेटी। मॉन्सेंटो जो हमारी कंपनी है, इसकी मोनोपोली चल रही है आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये मॉन्सेंटो अपना हो जाएगा। और यही आपका BT कॉटन और ये सब ध्यान रखेंगे। BT कॉटन अपन ने अलाउ कर रखा है, BT ब्रिंजल और उसको हटा लिया, अभी BT खाने वाले में कोई नहीं है, ठीक है। टर्मिनेटर सीड
ये क्या होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। कुछ एनवायरमेंट भी आ रहा है, ये बार बार बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटर सीड, ठीक है। फिर हमारा नबार्ड, नबार्ड अपन ने देख ही लिया, पर ये ध्यान रखना लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग। फर्टिगेशन, नाम से ही पता चल रहा है, फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन, तो इन दोनों को मिला के फर्टिगेशन। मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है, इवेपोरेशन को रोकने के लिए हम उस पे स्ट्रॉ और ये सब डाल देते हैं, प्लास्टिक की फिल्म्स भी डाल देते हैं पानी के इवेपोरेशन को रोकने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, मल्चिंग, ठीक है। हेबर प्रोसेस से क्या बनता है आपका, अमोनिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा है NBS, न्यूट्रिएंट बेस सब्सिडी, ये आपका कब से, 2010 से चल रहा है। कौन सा, अब न्यूट्रिएंट है फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने पास कौन से है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। एनपीके की वैल्यू क्या है, 4:2:1। पहला ऑर्गेनिक कौन बना, सिक्किम, सेकंड या फिर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनिक कौन सी बनी, लक्षद्वीप। इसने लक्ष्य अचीव कर लिया दिसंबर 2020 में। परंपरागत किससे संबंधित है, ऑर्गेनिक फार्मर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके जो फादर हैं वो कौन से बोले जाते हैं, सुभाष पालेकर, आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा सुभाष पालेकर। फिर हमारा क्या है, नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स, ये हमारे कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल, क्योंकि वेयरहाउस में आपने अपना सामान रखा तो आपको रिसीट मिलती है, आप उसको लोन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स। खरीफ के एग्जाम्पल बता देता हूं, कॉटन और बाजरा। एमएसपी की कौन रिकमेंडेशन करता है, CAPC, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP, ठीक है, CACP करेगा। फिर फाइनलाइज कौन करता है, CCEA, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये ध्यान रखेंगे। C2 फॉर्मूला, इसी से संबंधित आपका जो ये है अपना, अपन डिसाइड करते हैं एमएसपी कि भाई प्लस 50% करके, तो ये कौन लेके आया था, MS स्वामीनाथन, इन्होंने ये दिया था, ये ध्यान रखेंगे। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है ओपन प्रोक्योरमेंट, मतलब जितना आएगा सारा का सारा खरीदना पड़ेगा फूड ग्रेन्स में जो एमएसपी में आते हैं। पीएम किसान में आपको कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000, 2,000 की अलग अलग किस्त रहती है, ठीक है। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा की कालिया स्कीम है, तेलंगाना वहां पे रायत बंधु स्कीम, तो वहां पे 10,000 रुपए, 40,000 रुपीज ऐसे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट आपको ध्यान रखना है। भावांतर भरपाई, ठीक है, ये अपन ने कल भी देखा था, भाव का अंतर पे किया जाता है। मार्केट में जितना आपको पैसा मिल रहा है और गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया, अगर मार्केट में कम मिल रहा है तो आप वो रसीद डाल दो, गवर्नमेंट उसका जो बैलेंस है वो आपको दे देती है, भाव का अंतर आपको पे कर देती है। एसेंशियल कमोडिटी 1959। कालिया में कितने देते हैं, 10,000, कहां की है, उड़ीसा की, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। रफ्तार स्कीम हमारी है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, ठीक है। एक है संपदा में भी एग्रो प्रोसेसिंग, तो दोनों याद रखेंगे, रफ्तार, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन किसके लिए, सारे रिवोल्यूशन मैंने इकोलॉजी में ऑलरेडी करवा दिए थे, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड्स के लिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल है संविधान का, आर्टिकल 48, ठीक है। 45 एनवायरमेंट। ऑपरेशन फ्लड आ गई, मिल्क के लिए है, वर्गीस कुरियन इसके पिताजी थे, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और संपदा किसमें आ जाएगी, फूड प्रोसेसिंग एंड मैराइन आ जाएगा भाई। और रेड टोमेटो, पिंक हमारा क्या है, मीट इंडस्ट्री, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमारा आता है कि देखो एसपी मुखर्जी ने 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन लेके आए थे, एसपी मुखर्जी, तो ये ध्यान रखेंगे। अपना 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स में कौन सा आपका प्लान था, 8th 5 ईयर प्लान, ये सवाल पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछा जाए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 किससे संबंधित है, तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें चलेंगी, बिग डाटा। फिर डिफेंस कॉरिडोर 2 जो हमारे बन रहे हैं, एक यूपी में, एक हमारा कहां बन रहा है, तमिलनाडु, दोनों लोकेशन याद रखेंगे। फेम इंडिया जो स्कीम है, ये बेसिकली फेम कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को करने के लिए। उज्ज्वला जो अपना है, उज्ज्वला को क्या मिला, एलपीजी गैस सिलेंडर, और उसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपने किया वो किसमें है, पहल हस्तांतरित लाभ, ठीक है, तो वो पहल है। सागरमाला में क्या करना चाहते हैं, सागर के चारों तरफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ठीक है, तो पोर्ट बनाना चाहते हैं, दैट इज सागरमाला। सेतु भारतम, इसमें क्या है, नेशनल हाईवेज जिनसे आपकी रेलवे पास हो रही है उनको फ्री बनाना है, फ्री कम्युनिकेशन, तो अंडरब्रिज ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं सेतु भारतम, ठीक है, तो ये अपना हो गया सेतु भारतम। फिर हमारा इसरो की जो प्राइवेट आर्म है उसका नाम क्या है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ध्यान रखेंगे, सिंपल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये कौन निकालता है, आपका विपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लेबर कौन सी लिस्ट में आता है, आपका कंकरेंट में। प्रोजेक्ट साइज क्या है, ये हमारे जो अपन कपड़े पहनते हैं इंडियन साइज के हिसाब से आपके लाए जाएंगे,
तो ये हमारा प्रोजेक्ट साइज। लैंड किस में आता है? स्टेट में। एनआईएफटी किस में बना? एनआईएफटी एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है। सोलर चरखा मिशन, तो सोलर के चरखा, ठीक है, ये किस में आएगा? एमएसएमई मिनिस्ट्री, ठीक है, ये एमएनआरई में नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है छोटे वालों में, तो क्या हो जाएगा? एमएसएमई, ठीक है। फिर हमारा स्फूर्ति, स्फूर्ति आ गई किसमें? ट्रेडिशनल उद्योगों में, तो ट्रेडिशनल कोयर, हैंडीक्राफ्ट, इन सब में, ठीक है। फिर हमारा आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस, ये किसके अंदर आता है? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर। फसाई आता है हेल्थ मिनिस्ट्री, कब बना? फसाई एक्ट 2006। ऐसे ही प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बुक किनकी है? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, किसकी बुक है? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944। सर्वोदय प्लान किसका था? जेपी नारायण, ठीक है। फिर हमारे ये देखो अलग अलग नाम है। पहले का क्या नाम है? हर हर महादेव, तो हैरोल्ड डोमाल्ट, ठीक है। सेकंड कौन है? मैलोनिबिस। पहले में अपन फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर पे, ठीक है, और सेकंड में अपन फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्री पे। थर्ड वाले में क्या है? देखो सुखोई चक्रवर्ती, जॉन सैंडी, गैदगिल, तो ये थर्ड के लिए है, ठीक है। फिफ्थ में गरीबी हटाओ, किसमें है? फिफ्थ में। अब फिफ्थ ही मार्क करके आना है, फोर्थ मार्क नहीं करना। पांचवा, ठीक है, 5 गरीबी हटाओ। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी अपन गरीबों के लिए लेके आए थे। प्लानिंग कमीशन हमारी कौन सी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, 1950, ये याद रखेंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बनाया गया? नीति आयोग 2015। चेयरमैन कौन है? अपना प्राइम मिनिस्टर। सीईओ अलग रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, ये भी आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बनाया जाता है। सीपी ग्राम, इसमें अपन क्या करते हैं? कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं। 2007 से चला आ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री में? पर्सनल मिनिस्ट्री, ठीक है। ओके, डन विद द चाय। ये हो गया। जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ। बस 2011-12 के बेस ईयर के साथ, मैक्सिमम जगह 2011-12 बेस ईयर रहेगा, एक जगह 2012 रहेगा, वो भी देख लेंगे, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, याद तो है बट मतलब वो कंफ्यूजन गलत नहीं बता सकते, ठीक है, कभी कभी गलत बता सकते हैं, कभी कभी नहीं बता सकते, तो ये ध्यान रखें। एमपीलैड अपन देख चुके हैं, 1993 में आपकी आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। 20 पॉइंट मैंने बता दिया, पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपका आया था। फिर हमारी कुछ होती हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ी बट मैं तैयारी कर रहा था, मैं किसी जॉब में जाना चाहता था, ठीक है, एक जॉब को छोड़ के आदमी दूसरी जॉब में जाना चाहता है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बट अभी क्या है? अभी मैं जॉब में नहीं जाना चाहता, सो आई एम जस्ट अनएम्प्लॉयड, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर अभी ध्यान रखेंगे, ये हो गया फ्रिक्शनल। फिर साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या होता है? साइकिल, रिसेशन, बूम, रिसेशन। तो जो इकोनॉमी में साइकिल चलते हैं उस टाइम पे जो आपकी अनएम्प्लॉयड लोग हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमारा क्या है? डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है? छुपे हुए। ये हमारे मेजरली आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, छुपे हुए हैं, नहीं है, वो नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब जहां पे 2 लोगों से काम चल सकता है वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हो गया। जीडीपी अपन किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस पे। अभी पे तो ये भी ध्यान रखना है, आपका पर कैपिटा इनकम भी पहले वो होता था आपके फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट होता था, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। बट अभी क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, रट लो, पर कैपिटा इनकम रटा हुआ होना चाहिए, एनएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, रिसेंट चेंज है मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑप्शन यही मिलेंगे, सिर्फ कुछ चीजें रटी हुई होनी चाहिए, दैट इज द रूल, ठीक है। फिर अपना ये हो गया। फिर देखो यहां पे 2 चीजें अपने, करंट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन क्या कहलाएगा? कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो करंट रेट में जो चल रहा है उसको इन्फ्लेशन से जैसे ही एडजस्ट करते हो तो वो कांस्टेंट कहलाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्शन, तो ये अपना क्या हो जाएगा? अपना नेट नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, इससे अपन कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस। रिसेशन कब बोलेंगे? 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में, यानी क्वार्टर क्या होता है? वही 3-3 महीने के 4 होते हैं, तो 3 महीने 3 महीने लगातार 2 बार अगर आपने जो टारगेट सेट किए थे वो आप अचीव नहीं कर पा रहे तो अपना क्या बोला जाएगा? रिसेशन, यानी कम नीचे जा रही है। लॉन्ग टर्म जो रिसेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, जैसे 1930s वाला जो डिप्रेशन आया था, ठीक है। देखो अब जो रुपीज के जो नोट्स हैं, सॉरी नोट वाले सारे के सारे नोट तो आपका आरबीआई के थ्रू जाते हैं, बट ₹1 का जो नोट है वो गवर्नमेंट छापती है और फाइनेंस सेक्रेटरी इसको देखता है, ठीक है, उसके साइन होता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर हमारा मिनिमम जो हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन में वो अपना कितना रहता है? 50 पैसा। इकुबेर अपन आ चुका है, आरबीआई। रुपए कार्ड कौन करता है? एनपीसीआई, ये मैं बता चुका हूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 10 बैंकों को मिला के बना हुआ है, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप की अपनी एटीएम होती है, बैंक लेबल,
जो बैंक का लेबल छिपा हुआ, यानी बैंक खुद चला रहा है उस एटीएम को। येलो एटीएम, ग्रीन एटीएम, येलो होती है ई कॉमर्स के लिए, ग्रीन होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर हमारा जैसे जो दो इसमें आपकी ये है लकी ग्राहक योजना, डिजी धन व्यापार योजना, ये आपकी आई थी नीति आयोग के अंदर, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री में नहीं है, नीति आयोग प्लस एनपीसीआई इन्होंने मिलकर इसको चलाया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है नंदन नीलेकनी जो हमारी कमेटी है, ठीक है, तो ये आपके किसके अंदर आती है, डिजिटल पेमेंट, ठीक है। एसओवी मैंने बता चुका है, सॉवरेन M1 M2 M3 M4 ये मैंने बता दिया था। ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं, M3 को, इसी को क्या बोला जाता है, एग्रीगेट अपना मेजर, ठीक है, एग्रीगेट मेजर रिसोर्सेज, तो ब्रॉड मनी, टोटल ब्रॉड मनी क्या है, M3, ठीक है। सीआरआर एसएलआर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देता है, दैट इज बैंक रेट, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी, कॉल होती है शॉर्ट टर्म के लिए, नोटिस आपका थोड़ा सा ज्यादा, विद इन द डे सेटलमेंट, ये 2 से 14 दिन। मार्केट कैपिटल अपन देख चुके हैं, ओएमओ मैं आपको बता चुका हूं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में आपके क्या आते हैं, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, तो ये रहेंगे। इंडेस, इंडेस क्या है, इंडियन अकाउंटिंग नॉर्म्स, ठीक है, तो ये अकाउंटिंग नॉर्म्स जो बैंक के हैं वो सेट करता है इंडेस, ठीक है। आरबीआई का बना आरबीआई एक्ट 1934, पहले गवर्नर कौन थे, ओस्बॉर्न स्मिथ, ठीक है, 1935, और इंडियन कौन थे, सीडी देशमुख, कब बने थे, 1943 से लेके 49 तक। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद वाला कब हुआ, 1948, पहला 5 ईयर प्लान 1951, एयर इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया, 53, इसके 2 साल बाद। फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कब बनी, 1957, कुछ याद रख लेंगे, पुराने पूछे हुए हैं, ठीक है। गोवा में कौन सा मिशन हुआ था, ऑपरेशन विजय, कब, 1960। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स में कितने होते हैं, 75%, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, 40 से 75 सीधे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो अभी हमारा बन रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ये एक क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 100% ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। होलसेल बैंक जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देते हैं, उनमें जो होता है आपका 1000 करोड़ की मिनिमम, यानी 1000 करोड़ आपके पास होने चाहिए, तभी आप होलसेल बैंक खोल सकते हैं, ठीक है। और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, क्या ये चेकबुक इश्यू कर सकते हैं, नो। क्या ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, नो, ठीक है। तो ये गड्ढे हैं, गड्ढे गड्ढे याद रखते हैं बस, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने बता दिया है, दे बोरो बैड लोन्स और वो वसूल कर लेते हैं। फिनटेक अकाउंट एग्रीगेटर अपन ने देखा था, एक आता है P2P, यानी पर्सन टू पर्सन लैंडिंग, मैं कुछ लैंड करना चाहता हूं, कोई दूसरा लेना चाहता है, तो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं फिनटेक P2P, ठीक है। फिर हमारा आता है ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड लोन्स। ग्रीनफील्ड होता है बिल्कुल नया, ठीक है, बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के लिए जो लोन दिए जाते हैं, दैट आर ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड होते हैं पुराना प्रोजेक्ट को ही अपन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो हमारे लोन किस में आएंगे, ब्राउनफील्ड लोन्स में, ठीक है। देखो सब प्राइम बोरोवर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है पे करने की। ओवर लेवरेज क्या होता है, उसने खुद ही बहुत ज्यादा ले रखा है, ओवर बोरोड। अगर वो लोन को लोन पे करने के लिए अपन यूज करेंगे तो अपना क्या रहेगा, एवर ग्रीनिंग, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट मैंने बता दिया है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 1 से 30 1 2 बता चुका हूं। रिस्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं, आईएनबी कॉर्पोरेट अफेयर ये देख चुके हैं। इंद्रधनुष 2 जगह आएगा, बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें ABCDEF इसकी ट्रिक रहती है, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, वो आपने पढ़ ही लिए होंगे। देन हमारा ये किसमें अंदर, सॉरी, इंद्रधनुष और किसमें आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस। फिर आपके न्यूज में रहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कंफर्ट। कंफर्ट हम देते हैं सेम ब्रांच को, यानी मैं अपनी ही ब्रांच को, पीएनबी अगर पीएनबी की ब्रांच को ही लेटर ऑफ कंफर्ट लिखेगा कि भाई इस पर्टिकुलर आदमी को आप लोन दे दीजिए, अच्छा आदमी है, ठीक है, जैसे नीरव मोदी के केस में होता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो दिए जाते हैं वो दूसरे ब्रांच बैंक की ब्रांच को दिए जाते हैं कि भाई पीएनबी लिख के भेज रहा है एचडीएफसी को कि जी ये तो अच्छा आदमी है, ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो ऐसे होते हैं अपने लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एंड कंफर्ट, ये अपने हो गए। फिर हमारे आते हैं देखो प्राइमरी, प्राइमरी में आपकी नई सिक्योरिटीज खरीदी बिक्री जाती हैं, सेकेंडरी मार्केट में अपनी पुरानी, ठीक है। फ्यूचर मार्केट क्या होता है, फ्यूचर डेट पे, ठीक है। और ये होता है स्पॉट मार्केट, स्पॉट मतलब इंस्टेंट, ठीक है, नो फैसला, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, तभी की तभी खरीद ली और बेच ली। सवाल आएगा बे और मेन एडवांसेस क्या है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि आरबीआई जो है lends money to the government for its temporary short term borrowings, जो छोटे टाइम के लिए करता है, उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्शन वे एंड मीन एडवांसेस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और पहला जो ग्रीन बॉन्ड है वर्ल्ड में किसने किया था, वर्ल्ड बैंक, इंडिया में किया है यस बैंक 2015, ये ध्यान रखोगे।
ब्लू बॉन्ड टर्म यूज करी जाती है आपकी जो मैराइन प्रोजेक्ट्स हैं फिशरी सेक्टर वगैरह के लिए, ब्लू बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2000 रुपए से ज्यादा के अगर आपने इलेक्शन फंडिंग करनी है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कौन इश्यू करेगा इसको? एसबीआई, ठीक है। फिर हमारे क्या आते हैं, ये हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स या फिर प्रेफरेंशियल शेयर। ऑर्डिनरी होते हैं, इसमें लास्ट क्लेम होता है, ठीक है। आपका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड वाले का सबसे पहला क्लेम होता है। प्रेफरेंशियल शेयर में आपको थोड़े से और राइट यहां पे मिल जाते हैं। वेंचर एंजल अपन देख चुके हैं, एडीआर मैंने आपको बता दिया था, अमेरिकन बैंक इशू कर देगा फॉर आपके ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए बोल्ट क्या है, ठीक है, BOLT, इसकी फुल फॉर्म ही पता होगा तो ही काम चल जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर क्या कहते हैं? एंकर की तरह, जैसे शिप है, शिप को एंकर के थ्रू अपन बचाना चाहते हैं, तो वैसे ही आप मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करना चाहते हो, बट उससे पहले एंकर इन्वेस्टर आके आपके मार्केट को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है, दैट इज आपका एंकर इन्वेस्टर। स्कोर्स, स्कोर्स पूछा जा सकता है। स्कोर्स सेबी का ऑनलाइन कंप्लेंट आपका पोर्टल है, तो ये ध्यान रखेंगे। डब्बा ट्रेडिंग, बॉक्स ट्रेडिंग, बकेट ट्रेडिंग क्या होती है? जो आपकी रियल डीमेट अकाउंट से नहीं होती, बस बही खाते में कर दी जाती है, दैट इज डब्बा ट्रेडिंग। एक्चुअल ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं होती है। इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल? इट इज इलीगल, यानी अंदर की इंफॉर्मेशन मिलके आप ट्रेडिंग में मिसयूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से अपन बाय और सेल अपना सेट कर देते हैं, वो अपने आप खरीद लेता है, बेच देता है, ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक। फिर अपना आता है MCA 21 पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21 पोर्टल। तो कॉर्पोरेट अफेयर है तो कंपनीज के लिए टू फाइल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एरो, एरो कहां चला था? पोस्ट के मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है, तो ये अपना है प्रोजेक्ट एरो। प्रधानमंत्री जन धन योजना अपने कहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपन देख चुके हैं। OECD, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समथिंग समथिंग, ठीक है, OECD। ये ध्यान रखना है, इसने एक टर्म दी थी BEPS। BEPS क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी मैं अपनी कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उसका बेस इरोड करके वो फायदा कहीं और दिखा दूंगा जहां पे मेरे को इंटरेस्ट या टैक्स रेट कम देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये होता है BEPS। फिर अपना होता है लाफर कर्व, मैंने क्या बताया था? लाफा लगेगा अगर टैक्स बढ़ाया तो जैसे ही टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाने पे डिक्रीज हो जाता है, दैट इज लाफर्स कर्व, यानी टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू पे। विवेक देबरॉय ने रेलवे बजट को खत्म कर दिया, यस। शिवराज सिंह चौहान देख चुके हैं, फ्रिक्शनल देख चुके हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है मेरी कैपेसिटी से कम अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर कोई आदमी बहुत ही ज्यादा कैपेबल है और वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाए और उसको लगे कि भाई मुझे तो 60-70 हजार रुपए ही मिल रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू से कम जब पैसा मिलता है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट रेशो, ठीक है, ये अपना हो गया। फिर हमारा क्या रहेगा? आपका मार्केट ओपन और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या होता है? ये होता है मार्केट की वजह से, यानी स्ट्रक्चरल इश्यूज, मार्केट में डिमांड सप्लाई या फिर वहां पे जितना भी कैपिटल वगैरह है उसको देख के अपना क्या रहेगा? मार्केट, ठीक है। देखो जीडीपी का ईयर 2011, IIP 2 डंडे है 11, CPI है जो 2012 है, देखो 2 और 1 3, थर्ड लेटर कौन सा है? CPI, C, ठीक है, 12 1 2, 2 और 1 3, थर्ड लेटर अल्फाबेट का कौन सा? C, CPI, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन क्या कहलाएगा? डिप्रेशन। कैपिटल आउटपुट रेशियो, मैं जितनी कैपिटल लगा रहा हूं उसमें पर यूनिट इंक्रीज कितना हो रहा है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है यानी आपकी जो इकोनॉमी है इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये अपना हो गया कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर अपना क्या रहेगा? हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन आपका सबसे ज्यादा हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इनएफिशिएंट इकोनॉमी। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीएनपी इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक, इसमें क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर वाली जो भी इनकम है उसको ऐड करते ही एनपी, नेशनल, ठीक है, क्योंकि कुछ नेशनल्स तो बाहर भी काम कर सकते हैं। डीपी में, डोमेस्टिक में अपना टेरिटरी ही आती है, इंडिया की टेरिटरी, ठीक है, तो अपना हो जाएगा। एनएनपी नेट जब भी पूछा जाएगा तो जिसका भी नेट निकालना है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दो, ठीक है, सिंपल। फिर हमारा फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट कॉस्ट में क्या रहेगा? फैक्ट्री प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी क्या हो जाएगा आपका? मार्केट कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट कॉस्ट पे अभी अपन नेशनल इनकम कर रहे हैं, ये अपन देख चुके हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट। ग्रोथ है एक आपका क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है, 4% 5%, और डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव, ठीक है, तो दोनों का अंतर ये ध्यान रखेंगे।
जर्नल लेवल ऑफ प्राइस में बढ़ना अपना क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, महंगाई बढ़ने की वजह से आपके जो वर्कर्स हैं वो वेज इंक्रीज करो ऐसा डिमांड करते हैं, बट जैसे उनकी वेज इंक्रीज हुई तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो प्राइस भी इंक्रीज कर देता है कंपनसेट करने के लिए अपने प्रॉफिट को। तो ये अपना क्या होता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक है, इन्फ्लेशन इज कपल्ड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, यस इट इज गुड ऑल्सो। थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते चलते 2-4% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है साथ साथ तो वो अच्छा होता है। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर जैसे आरबीआई प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी, इसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ाने की वजह से हुआ है। कोस्ट पुश, ठीक है, तो आप जो कोस्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने मतलब बढ़ा दिया तो उसकी वजह से जो हुआ वो कॉस्ट पुश। डिमांड पुल, डिमांड बढ़ने की वजह से जो महंगाई हुई वो डिमांड पुल है। स्टैगफ्लेशन में दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो आता है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, यही दोनों चीजें जो अपनी उस कर में थी, किसमें, फ्लिप कर में, तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूड, एक जो सेक्टर है वो अलग तरीके से कर रहा है, दूसरा सेक्टर है अलग तरीके से, तो एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज, ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, जो अपन हेल्प करते हैं मेजर करने के लिए नॉर्मली, जैसे सीपीआई अपना आता है। बट हेडलाइन इन्फ्लेशन में से 2 एफ हटा दो, फ्यूल और फूड, अगर ये 2 एफ अपन ने हटा दिए तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। टोटल इन्फ्लेशन तो ये हो गया कोर इन्फ्लेशन। फिर होता है क्रीप, क्रीप करना यानी छोटे छोटे रेट्स पे चलता है, यानी 4%। वॉक, क्रीप के बाद वॉक मोर देन 4%, डबल डिजिट में रनिंग, गैलोपिंग तो बिल्कुल ही ऊपर। ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान अगर महंगाई बढ़ रही है तो जिसने पैसा उधार में दिया हुआ है, ठीक है, जिसने ले रखा है उसको तो फायदा हो गया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है पैसे की, बट जिसने उधार दे रखा है उसके लिए गड़बड़ हो जाती है, तो यही अपना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर डेप्रिशिएट हो रही है करेंसी इफ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी मोस्टली अगर ज्यादा होता जाता है तो धीरे धीरे आपकी डेप्रिशिएट होती जाती है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, बढ़ भी रही है अभी भी काफी है, तो उसमें आपका करेंसी भी डिवैल्यू होती है, डेप्रिशिएट होती है। डिवैल्यू तो गवर्नमेंट करेगी। फिर ये अपना ध्यान रखेंगे, हॉकिश इज टाइट एंड डियर, और ये क्या है, डोविश इज चीप एंड इजी। डियर, डियर है तो मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है, देऊंगा नहीं, तो ये ध्यान रखोगे ऐसे। फिर सीपीआई कौन आपका करता है, सेंट्रल स्टेट सीएसओ मॉस्पी, ठीक है, और सीपीआई रूरल अर्बन दोनों ही कौन करता है, सीएसओ। तो सीपीआई सी फॉर सी सीएसओ, ठीक है। अपना जीडीपी भी कौन, सीएसओ, बट डब्ल्यूपीआई अलग है। डब्ल्यूपीआई में क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजर टू डीपीआई, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। और डब्ल्यूपीआई का भी क्या है, 11-12, देखो सबका 11-12 ही आ रहा है, एक ही अपना 12-12 कैसे याद किया, 1 and 2 3, थर्ड लेटर कौन सा है, सी, सीपीआई, ठीक है। तो अपना सीपीआई क्या रहेगा, 2012, बाकी सब यही है। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स आते हैं, ये मैंने बता दिया था। पीपीआई, पीपीआई में अपने क्या रखा था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी प्राइसेस फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, कि भाई कितनी रहेगी इसकी एक्सपेक्टेशन, घर घर हाउस होल्ड सर्वे कौन कराता है, 2-4 हजार घरों में करा लेते हैं, कौन कराता है, आरबीआई। रेजिडेक्स, रेजिडेंशियल इंडेक्स, ये आपका कौन लेके आता है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आईआईपी अगेन सीएसओ, आईआईपी का क्या, 2 डंडे तो 2011, ठीक है। कैपिटल गुड्स किनको बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी जो अपन ने हैवी वाली रखी हुई है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कौन कराता है, सीएसओ अगेन। कोर सेक्टर हमारे सारे के सारे हैं, इनको डिक्रीज ऑर्डर में अपन ने रखा हुआ है। देखो सबसे पहले है रिफाइनरी, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, फिर है स्टील, ठीक है, RESC, ठीक है, रस्कन, RESC एंड रस्कन, ठीक है, कैसे याद कर लो, और CF, रस्कन CF, रस्कन CF, ठीक है, RESC, वहां पे देखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। रस्कन, रस्कान है, रस्कान, ठीक है, रस्कान पोएट याद आ रहा है, ठीक है, तो रस्कान। लिबोर क्या होता है, ये आपका लंदन बैंक रेट्स होते हैं। इंटर बैंकिंग, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो बैंक रेट डिसाइड करते हैं वो लिबोर रेट से डिसाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टेटस आपकी इकोनॉमी में है कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, DEA। फिर अपने को क्या ध्यान रखना है, हमारा जियोलॉजिकल सर्वे, देखो जियोलॉजिकल ऑब्वियसली माइन से संबंधित होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, देखो माइंस में मेजर माइन पता होना चाहिए, मिनरल आपको पता होना चाहिए। मेजर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है, माइनर में स्टेट गवर्नमेंट का। एग्जांपल एटॉमिक, मिनरल, बॉक्साइट, आयरन, कोल, पेट्रोलियम, ये है मेजर। छोटे छोटे क्या है, माइका, मार्बल, ग्रेनाइट, अगेट, जिप्सम, ये हैं छोटे वाले, ठीक है।
फिर हमारा क्या रहता है, जैसे हाँ तमिलनाडु नेवेली में अपना कौन सा आपका मिलता है कोल, लिग्नाइट या फिर ब्राउन कोल अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पे आपका, कलकत्ता, ठीक है। शक्ति स्कीम, ठीक है, शक्ति क्या था, कोयला एलोकेशन के लिए, ठीक है। तो ये एलोकेशन में आता है, के फॉर कोयला था इसमें, ट्रांसफर ट्रांसपेरेंसी ये सब करते हैं, ठीक है। दो तीन है इसकी, कोल मित्रा ऐप है, उत्तम ऐप है, ये कोल एलोकेशन, कोल मित्रा ये भी कोल को बाय और सेल करने के लिए, उत्तम क्वालिटी ऑफ कोल के लिए, ये कोल मिनिस्ट्री के अंदर, ये पावर मिनिस्ट्री। इतना तो नहीं पूछा जाएगा, बट किसके लिए है ये पूछा जा सकता है। उत्तम ऐप, शक्ति ऐप, ध्यान रखेंगे, कोल एंड कोल, ठीक है। स्टार रेटिंग कौन करता है अपना, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की, ठीक है। ये हो गया खान प्रहरी, अगेन खान के लिए है ये, इलीगल माइनिंग अगर आप कहीं देख रहे हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रहरी क्या करता है, इलीगल को देखता है, किसके अंदर हो गया, माइनिंग मिनिस्ट्री। ताम्र पोर्टल, ये भी कोल ब्लॉक्स को, ताम्र, ये बहुत सारी चीजें कोल से संबंधित है। ताम्र पोर्टल किसके लिए हो जाएगा, कोल ब्लॉक के लिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज पावर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। गर्व ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी किसमें आएगा, पावर में। इलेक्ट्रिसिटी विलेजेस कितनों को मिल गई है वो अपना बताएगा। ऐसे ही विद्युत प्रवाह, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जनरेट हो रही है, कितना प्रवाह हो रहा है, वो आपको किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। देखो गर्व याद रखना, गर्व आ सकता है, ऐसे नाम आ सकता है, विद्युत प्रवाह तो कोई भी देख के बता देगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, बट गर्व है हमें कि भाई विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर में उदय, ठीक है। तो ये उज्जवल डिस्कॉम जो भी योजना थी अपनी अश्योरेंस, तो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो डेट में जा रही थी, उनको अश्योर करने के लिए 75% डेट आपका कौन ले रहा है, स्टेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसमें 90 और 75 में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अभी तक मेरे पास तो जो डाटा है 75 ही है, 90% डेट स्टेट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे 75 इनको लेनी पड़ती, ठीक है। डीडीयू ग्राम ज्योति योजना, यानी ग्राम्स में ज्योति पहुंचानी 24/7, किसके अंदर, अगेन पावर के अंदर, ठीक है। परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम एक आपकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएटी भी बोला जाता है, ये भी किसके अंदर है, पावर के अंदर, ठीक है, एनएपीसीसी। फिर हमारा आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, तो ये ध्यान रखेंगे, ईटीआई डब्ल्यूएफ, ठीक है। नाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नाइव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नाइस है गुड़गांव में, विंड है चेन्नई में, रिन्यूएबल एनर्जी है कपूरथला में, आईएसए भी कहां है, गुड़गांव में, ये ध्यान रखेंगे। सोलार सिटी इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर लिया गया, ऑब्वियसली एमएनआरई, सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखो मिनिस्ट्री वो जनरली पूछी जाती है जो एकदम से डिफरेंट रहती है, जो देखते ही पता चलेगा वो मिनिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है सूर्य मित्रा, बट कई बार इजी सवाल भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती से ये ढूंढने लग जाओ, जो याद आ रहा है उसके अलावा भी अलग, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर देखो सूर्य मित्रा, अगेन सूर्य मित्रा, तो एमएनआरई, ठीक है। फिर ये हमारा पहल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पीएम उज्ज्वला, अगेन सेम ही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। गोवर्धन, ये हमारा आ रहा है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। एंड सैनिटेशन, गोबर का धन बनाया तो सैनिटेशन बढ़ा, तो सैनिटेशन। सिटी कंपोस्ट अगेन क्या बन रहा है हमारा, फर्टिलाइजर, तो किसमें आएगा ये, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन किसके अंदर है, एनवायरमेंटल एक्ट, सीपीसीडब्ल्यू वाटर एक्ट, ठीक है, पॉल्यूशन वाला। स्वच्छ भारत मिशन रूरल एंड अर्बन, रूरल तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर है, अर्बन हाउसिंग एंड अफोर्ड उसके अंदर रहेगा ये, ठीक है। फिर ये अर्बन हाउसिंग उसके अंदर आ गया। अब हमारा आ रहा है दो, देखो फोकल पोर्टल एंड लेडीज पोर्टल, ये आपके आते हैं जो आपका इनलैंड वाटरवे ट्रेडिंग होता है। तो फोकल पोर्टल क्या करता है, कार्गो वाले जो हैं और जो सेलर जो हैं उनको कनेक्ट करता है। लेडीज क्या करता है, देखो आईडीएस, लेडीज डेप्थ के लिए है, ठीक है। लीस्ट इंफॉर्मेशन जो डेप्थ की दी जाती है वो, कि भाई कितनी डेप्थ यहाँ पे है, क्या यहाँ पे आपकी वो चल सकती है, नाव चल सकती है, नहीं चल सकती, वो बताएगा, ठीक है। IWAI इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट से बनी है, और किसके अंदर है, यूनियन के अंदर, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री में ये चल रहा है, अपना शिपिंग मिनिस्ट्री। फिर हमारा आता है पहला एसजेड कौन सा बना था, कांडला, याद रखेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, शिपिंग के अंदर। NHAI किसमें बना, NHAI एक एक्ट, सिंपल। देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर्स पे रोड बना रहा है तो कौन रहेगा, डिफेंस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर भारतमाला भी रोड और इन सब के लिए है, हाईवेज के लिए। सेतु भारतम में बता चुका हूं। बोगीबेल ब्रिज, देखो BBBB, तो बोगीबेल ब्रिज किससे बन रहा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, वहां पे एक और बन रही है बोबल, ठीक है, वो भी एक मॉनिटरिंग वगैरह के लिए है, आज शाम को पता चल जाएगा, ठीक है। धौला सदिया किस पे है, लोहित रिवर पे है, ध्यान रखेंगे, आसाम और अरुणाचल के बीच में। ऐसे ही है एक रेलवे बोर्ड बनाया गया है, रेलवे बोर्ड एक्ट में, जो आपके टैरिफ वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है।
फिर मिशन अवतारण, अवतार किसका चेंज करना है, रेलवेज का। रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखो डेवलपमेंट के लिए तो इन्होंने अपनी सिंपल सी बना रखी एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट जो टैरिफ के लिए है वो अपनी बोर्ड जो है वो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। रेड रिबन ट्रेन, ये आपके एड्स की अवेयरनेस के लिए बनाई गई थी। ट्रेन 18 सबको पता है, वंदे भारत भी नाम है, 180 से ऊपर चलती है। वंदे भारत जो आपका वो था मिशन, वो था आपके कोविड-19 में इवैक्यूएशन कराने से संबंधित, ठीक है। मेट्रो रेल पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। AAI मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसमें आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सिंपल। NABH निर्माण, ये एयरपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट, छोटे छोटे से अच्छे, ठीक है, काम चल सकता है जिनसे, ये हो जाएंगे। ड्रोन रेगुलेशन कौन देखेगा, सिविल एविएशन, ठीक है। फिर हमारा प्रधानमंत्री अफोर्डेबल हाउसिंग, देखो रूरल एरिया में तो किसमें आएंगे, रूरल डेवलपमेंट में, और अर्बन में किसमें आएंगे, अगेन अपना हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम में स्वराज, पंचायती राज, और इसको अच्छा बनाना है तो ये किसमें आ गया, पंचायती राज मिनिस्ट्री, ठीक है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो बॉर्डर एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, लगेगा क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री, नहीं, BRO है डिफेंस में, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसमें है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ट्राई एक्ट में बना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर हमारा क्या आ रहा है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये किसने बनाया था, 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने। 112 जो हमारा इमरजेंसी का नंबर है वो किसके अंडर आता है, आपके इमरजेंसी सर्विसेज, MOH, ठीक है। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमारी कौन से एक्ट में आती है, आधार एक्ट में, आधार एक्ट 2016। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मैती, सिंपल मैती दैती ऐसे ही चलेगा, ठीक है। खोया पाया पोर्टल, तो ऑब्वियसली खोया पाया कौन थे, बच्चे थे, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर क्या है अपना PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। PIB जिसके अपने आते हैं, ये एक अटैच्ड ऑफिस है, किसका, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हमारा आता है HAM। HAM क्या है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, किसमें आता है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट का होता है 40% और आपका प्राइवेट सेक्टर का होता है 60%, प्राइवेट से फिर भी ज्यादा, ठीक है, आ सकता है। सेंसस 1872, 71 नहीं 72, ठीक है। 1881 से तो फॉर्मल शुरू हुई, 72 से कौन लेके आया, मेयोज। 1881 में कौन, रिपन, पहली फॉर्मल। किसके सेंसस किसके अंडर होती है, आपकी होम मिनिस्ट्री, किसमें आता है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस 7th सेंसस हमारी हुई थी 2011, 2021 की तो नहीं हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको बोला जाता है, 1921 वाले को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसका कौन है चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर। फिर हमारा क्या है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, बट स्टेबलाइज कौन कर रहा है आपका फंड को, हेल्थ मिनिस्टर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बोला गया था कि अभी 2025 तक अपन एक्सपेंडिचर कितना करना चाहते हैं, 2.5% ऑफ द GDP, ठीक है। 6% ऑफ द GDP एजुकेशन वाले में किसने बोला था, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है, मुझे याद है वैसे, ठीक है। उसका पहला अक्षर बता देता हूं, जिससे है वो DSK, ठीक है, ऐसे करके। फिर अपना NPPA क्या है, नेशनल फार्मा प्राइसिंग, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी। तो फार्मा मतलब ड्रग्स का प्राइसिंग, अटैच्ड ऑफिस है किसका, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सिंपल। एसेंशियल 1955। पोलियो फ्री कब बना इंडिया, 2014 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। आयुष्मान भारत जो आपकी है, ठीक है, उसमें सारा का सारा सेंटर नहीं देता है, बस ये ध्यान रखना है, सेंटर और स्टेट मिलजुल के चलेंगे। वहां पे जो आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ता है वो कौन करता है, स्टेट्स, ठीक है। NFSA एक्ट में भी कौन करता है, स्टेट। आइडेंटिफिकेशन हमेशा कौन करेगा, स्टेट। FCI फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर कंज्यूमर अफेयर, ठीक है। एकलव्य स्कूल किसके लिए बनाए गए हैं आपके, एकलव्य ट्राइबल बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। UGC एक्ट कब आया, 1956 में। फिर हमारा है सीमा दर्शन, सीमा दिखानी है, तो यहाँ पे देखो सारे डिफेंस भी आ गई, होम भी आ गई, प्लस HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, HRD ही देखेंगे अपन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 21 है, 51 है, ये तो आपका राइट हो गया अंडर लाइफ। 51 है क्या हो गया, ड्यूटी होगी पेरेंट्स की। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी अपन देख चुके हैं, नीति आयोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसकी स्कीम है, HRD, ठीक है, सब इसको कनेक्ट करना है, कल्चरल कनेक्ट। NCC किसके अंदर आता है, डिफेंस। NCC क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। फिर हमारा नेशनल सर्विस स्कीम, ये अपना किसके अंदर है, यूथ अफेयर, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है आपका, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, परफेक्ट इक्वालिटी, सारे के सारे लोग बराबर हैं,
तो आपका गिनी कोफिशिएंट क्या होगा 0। बट अगर मान लो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, एक ही आदमी के पास सारी की सारी आपकी इनकम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे परफेक्ट इनइक्वालिटी, गिनी कोफिशिएंट विल बी 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो 3-4 कमेटी है। अलगा कमेटी ने कैलोरी इनटेक पे बताया था, सबसे पहले यही आई थी। लक्कड़ वाले ने लक्कड़ से क्या बनाता है शेल्टर क्लॉथ कैलोरी सब कुछ इंक्लूड कर लिया। तेंदुलकर साहब बोले कि मंथली चाहिए अपने को, तो ठीक है, तो मंथली मांगता। मंथली क्या है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दिखाएगा। रंगराजन बोला है डेली बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, रंग डेली बेसिस पे, डेली रंग लिए जाते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया रंगराजन। ठीक है, फिर हमारा क्या रहेगा आपका SCCC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कौन कराता है? इंटरेस्टिंग, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि कास्ट हमारा रूरल एरिया में ही ज्यादा प्रेवलेंट होता है। मनरेगा ने लीगल राइट बना दिया है वर्क को, यस बना दिया है 2005 से। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। NCSC देखो कुछ तो पॉलिटिक्स आ रहे हैं, बट जितने भी आ रहे हैं उस बुकलेट में से कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने छोड़ा नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, NCSC कब बना? 338। ठीक है, 338 ए में क्या बना? NCST। 338 बी में क्या बना? NCBC। ठीक है, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102। ठीक है, 103 में क्या है? देखो 3 में 3 डंडे, ई में भी 3 डंडे। 3 को ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिखेंगे तो ई आ जाएगा। तो 103 इज ये, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बीसी में 2 वर्ड हैं तो BC। ठीक है, BC है भाई, NCBC। तो ये अपना हो गया 102। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अपना क्या है? 2005। फिर हमारा कारा, देखो कारा है JJ एक्ट, मैं ऐसे याद रखता हूँ JJ एक्ट। JJ एक्ट क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कारा क्या है? हमारी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, रिसोर्स याद रखना है, वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। इसी के अंदर एक केयरिंग पोर्टल है जहां से वो करते हैं, स्टेटरी है, JJ एक्ट में है, यस। निर्भया फंड ये अपन देख चुके हैं, फाइनेंस DEA। ठीक है, फिर हमारा देखो चिल्ड्रन डे कब आता है? 14 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब आएगा? 20 नवंबर। इंडिया वाला कब है? 14 नवंबर। ठीक है, फिर देखो हाँ, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट कौन लेके आ रहा है? वर्ल्ड बैंक। SDG अपने बजट में सेपरेटली बताने वाला कि भाई SDGs में इतना खर्च करेंगे, कौन? अपना नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, खुश रहो बस। ठीक है, नंबर 1। अब देखो ये SDG के सारे गोल हैं वो याद करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हम बोले कि भाई पॉवर्टी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, गरीबी हटाएंगे पहले तो, फिर खाना मतलब हंगर नहीं होनी चाहिए, हंगर हटा दी। फिर अपन ने कहा कि भाई अब अपन थोड़ा थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया, सॉरी हेल्थ। हंगर के बाद हेल्थ आएगा, हेल्थ के बाद एजुकेशन। ठीक है, तो नो पॉवर्टी, नो हंगर, हेल्थ, एजुकेशन। 5वां बात करता है जेंडर इक्वालिटी, 5 दूनी 10, 10 बात करता है इक्वालिटी इन जनरल। 6 छक्का मारा मोदी जी ने आते ही, तो ये हमारा 6 क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन लेके आए थे, तो स्वच्छ भारत मिशन। 7 इज सन, 7 सन से क्या मिलती है? रिन्यूएबल एनर्जी। 8 बजे काम करने जाते हैं, 8 से 9 काम करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 क्या है? क्लीन वाटर सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन एनर्जी 7th, रिन्यूएबल एनर्जी। 8 में डिसेंट वर्क। 9 में आपका इंडस्ट्री में काम करते हो, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 इज इक्वालिटी अगेन। 11 एक और एक मिलके कहां जा रहे हैं? सिटी की तरफ, अर्बन सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ऐसे। 12 क्या है? 12 में आता है ऐसा गोला, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन। ठीक है, रिसाइकलिंग, ऐसा हो जाएगा। 13 में अपना क्या आता है? क्लाइमेट को बचाना है। ठीक है, थर्ड लेटर क्लाइमेट, सी, थर्ड लेटर क्लाइमेट। 14 बिलो द वाटर, 15 अबव द वाटर। 16th और 17th है PP। 16th है पीस, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप। ठीक है, पीस एंड जस्टिस है 16th, और हमारा 17th क्या है? पार्टनरशिप, P फॉर पार्टनरशिप, P फॉर पीस। तो ये अपने हो जाएंगे सारे के सारे, ये आपके हो गए हैं। फिर हमारा आता है, देखो जनरल थ्योरी ये अपन देख चुके हैं, केन्स की है। वेबलिन गुड्स, और यहाँ पे आते हैं गिफिन गुड्स। वेबलिन गुड क्या है? जिनकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। गिफिन गुड क्या है? नीचे। ठीक है, तो आपका उल्टा चलता है, पुअर्टी की तरफ। और यहाँ पे देखो एंजल कर्व क्या होता है? एंजल कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपकी डिमांड में जो चेंजेस होते हैं उनको अपन देखते हैं एंजल से। ठीक है, एंजल कर्व से। परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन है, यानी खरीदने वाले इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो वो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली, ओलिगोमन्स फ्यू सेलर्स हैं बट खरीदने वाले ज्यादा है। मोनोपोली, एक ही सेलर है, ये ज्यादा है। मोनोस्पोनी, एक ही बायर है, ये स्पोनी हो गया, वन ही बायर मैनी सेलर्स। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि भाई हर यूनिट कंज्यूम करने के साथ साथ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, एवरी यूनिट के एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिल रहा है। गेन फॉरगोन मतलब ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं ये काम नहीं कोई और काम कर रहा होता तो मुझे कितना फायदा होता, दैट इज गेन फॉरगोन। फिर हमारा आता है एडम स्मिथ, इसकी बुक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। और फिर हमारा क्या आता है? एनवायरमेंट, कुजनेट कर्व, ये अपन देख चुके हैं, पॉल्यूशन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सो दैट्स इट इन द इकोनॉमी। आज अपने हो जाएंगे करंट अफेयर। ठीक है,
तो बार बार मैं जो एक चीज कहना चाह रहा हूं, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो और ट्रस्ट मी ऑल्सो, मैंने जब एचसीएस क्वालिफाई करा हुआ है और मैंने जितने में क्वालिफाई किया था उससे ज्यादा मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इससे कम ही एग्जाम में आएगा। इतना ही अगर अपन कर लेंगे आराम से, शांति से, दिमाग शांत रखना है, दैट्स इट, ठीक है। द ओनली रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है वो यही है कि भड़क नहीं लेनी, ठीक है। भड़क नहीं लोगे, दिमाग शांत रखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ाई कोई नहीं करता है, मैंने भी नहीं करी थी, ठीक है, जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर जो लोग सेलेक्ट होते हैं। आई हैव सीन पीपल दोज हु आर सेलेक्टेड, ठीक है, नहीं करते। सो ट्रस्ट योरसेल्फ, डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सब साथ में हैं। सो डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। सो अब अपन मिलते हैं शाम को करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ो मन लगा के। सी यू इन द इवनिंग। टिल देन गुड बाय।